करूंगा इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए आपके 21 क्वेश्चंस आएंगे आपको अपने एग्जाम पेपर में। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो सेंटर में पेपर मिलेगा उसमें लगभग 21 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डरते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों की तैयारी कराई थी और बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा था उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला सेक्शन जो रहेगा इसमें आपसे पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज, यानी कि जो पैसेज आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, इस टाइप के पैसेज आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर जो है द एंड वेयर टू अंडरस्टैंड द डिस्क्राइब द इंडिया ऑफ टुडे वुड बी द टास्क ऑफ ए ब्रेव मैन। इस तरह से ये पैसेज है। अगर आप एक बार जब तक ये पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है आगे के क्वेश्चंस नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप कम से कम यहाँ पर जो दिए गए पैसेजेस हैं इनको एक बार जरूर पढ़ लें, लाइन टू लाइन पढ़ लें। आराम से वीडियो को पॉज करें, वन बाई वन एक बार इन लाइनों को पढ़ लें, क्योंकि पढ़ना जो है आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ आपने पढ़नी है और पढ़ लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं हम, देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं उसी के हिसाब से हमें आंसर्स देने होंगे। क्वेश्चन जो पहला पूछा गया है, इसे पूछा गया व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वुड बी द टास्क ऑफ ए ब्रेव मैन। तो ब्रेव मैन का क्या टास्क है इसमें पूछा गया। टास्क पूछा है किसका? ऑफ ए ब्रेव मैन। यहाँ पे लिखा गया है कि ऑफ ए ब्रेव मैन का आपको टास्क बताना है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो टास्क आपको मिल जाएगा। तो टास्क ऑफ ए ब्रेव मैन क्या है? तो यहाँ पर जो है वो इंडिया को, जो टुडे इंडिया है ना, इसको अंडरस्टैंड करने की बात कह रहा है। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, टू ट्राई टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधा सीधा ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द इंडिया ऑफ टुडे। बस यही है जो ब्रेव मैन का टास्क है। इतना सा आंसर जो है हम लिखेंगे और हमारा जो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर वन जो है ये एक लाइन आपको दिख रही है जो, इसी को हमें लिखना था। तो इस तरह से आपके पैसेज जब दिए जाएंगे तो आपको समझना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर आपने पकड़ लिया तो आंसर आपको मिल जाएगा। और पैसेज से आंसर लेने यानी 4 नंबर लेना सबका हक है और आसानी से ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन अगर वो 4 नंबर आप लेना जानते हो तो इसमें ये नहीं है कि आप पैसेज ना पढ़े। पैसेज जरूर एक बार रीडिंग मार लें, रीडिंग मारने में कोई बुराई नहीं है। एक बार रीडिंग मारने से क्या है कि आपको एक थोड़ा सा एक सपना सा बन जाएगा, या बोल सकते हैं एक छवि बन जाएगी, एक चित्र बन जाएगा कि इस पैसेज में क्या बताया जा रहा है, इस पैसेज में क्या बताया जा रहा है, क्या लाइनें बता रही हैं। बस उसको आप एक बार जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी छवि बना लेनी है। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर देंगे। तो मैंने बता दिया आपको पहले का आंसर जो है यहाँ जाएगा टू ट्राई, टू ट्राई, ठीक है, ट्राई लिख देंगे और फिर उसके बाद में टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द इंडिया ऑफ टुडे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर फर्स्ट का जो है आप कंप्लीट कर दोगे। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 4 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका एक ही क्वेश्चंस में आधे आधे नंबर के भी पूछे जाते हैं, कभी कभी ध्यान रखना। जैसे मतलब यही है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी, या क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आधा आधा मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर में चौथा क्वेश्चन में 2 आपके आए थे। चलिए कोई बात नहीं, हम समझेंगे। और व्हाट इज इट दैट हैज कम बैक अगेन एंड अगेन टू द स्पीकर्स माइंड। तो यहाँ पे अगेन एंड अगेन क्या कम हुआ, तो यहाँ देखिए अगेन एंड अगेन लिखा हुआ है पैसेज में। तो दैट इज ए क्वेश्चन विच हैज कम बैक एंड अगेन टू द माइंड। यहाँ पे क्या आया था, तो व्हाट इज इंडिया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है उसके अंदर आया था। बस इतना सा लिख देना है, द क्वेश्चन कम्स इन स्पीकर्स माइंड दैट व्हाट इज इंडिया, और कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। आंसर हमारा कंप्लीट, 1 नंबर यहाँ से भी फिर मिल जाना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये इंक को इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आता जाए। जैसे मैंने पहला बताया आपको आंसर, तो उसी तरह से आपको पहला आंसर जो है 2 से लेकर के और आपको टुडे तक जो है बताना था। ठीक है ना, पहला आंसर। उसके बाद मैंने आपका दूसरा आंसर बता दिया कि व्हाट इज इंडिया, ये जो है स्पीकर के माइंड में अगेन एंड अगेन स्ट्राइक कर रही थी। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो। और अपने जब ये पैसेज पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्वेश्चन ऑफ रियलिटी ऑफ इंडिया भी उसको स्ट्राइक कर रही थी। रियलिटी क्या है वो समझ नहीं पा रहा था, बार बार अगेन एंड अगेन जो है उसको स्ट्राइक कर रही थी। अगर आप इसको पढ़ते हो तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, द क्वेश्चन ऑफ रियलिटी ऑफ इंडिया स्ट्राइकिंग या हैज कम बैक अगेन एंड अगेन टू द स्पीकर्स माइंड। बस यहां से आपके 2 नंबर पक्के। आपको बताऊंगा मैं पूरा, अगर आप वीडियो को स्किप करे बिना देखते हैं तो उनके लिए, जो बच्चे पास होना चाहते हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पास मैं आपको इस वीडियो से ही करा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, व्हाट इंपैक्ट डिड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैव ऑन द स्पीकर्स माइंड। अब स्पीकर के माइंड पे जो है अर्ली इंडिया, जो पहले की जो हिस्ट्री है इंडिया की, उसने क्या जो है इंपैक्ट डाला, क्या उसके ऊपर एक जो है जोर डाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3rd क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर हम 3rd क्वेश्चन देखेंगे तो क्या करा उसने कि अगर हमने पैसेज आपने पढ़ा है तो फिल्ड हिज माइंड विद वंडर एंड ऑव। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, आपको दिखा देता हूँ, फिल्ड हिज माइंड विद वंडर एंड ऑफ। तो यहाँ पे देखोगे आप, अर्ली बिगिनिंग ऑफ आवर हिस्ट्री फिल्ड मी विद वंडर। आप केवल वंडर भी लिख दोगे तो भी चलेगा, यानी कि आपका आंसर जो है बिगिनिंग ऑफ द आवर हिस्ट्री फिल्ड मी या फिल्ड द स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर या जो भी आपका दिया गया स्पीकर बोलता है, पोएट बोलता है, उसका नाम लिख दोगे जो भी बोला है। तो बिगिनिंग ऑफ आवर हिस्ट्री फिल्ड स्पीकर विद वंडर। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन खत्म। बहुत ही सिंपल सा पैसेज है। इस तरह का पैसेज आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर भी पैसेज जब आया था तो मैंने बताया था किस टाइप का पैसेज आएगा। तो इसको आपको थोड़ा सा समझ लेना है और अपने आप को तैयार करना है। कभी कभी अपोजिट या सिमिलर वर्ड भी पूछेगा तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर, सिनोनियम वर्ड्स बोलते हैं, अपोजिट वर्ड्स यानी कि विलोम बोलते हैं, ये पूछे जाते हैं पैसेज में से ही। आपको कोई वर्ड दे देगा, बोलेगा पैसेज में बताओ कि इसका अपोजिट क्या है। वो हम देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस को, तो आपको और क्लियर होगा। चौथा जो क्वेश्चन है
पिक आउट ओनली टू एक्सप्रेशंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो कोई भी एक्सप्रेशंस इस पूरे पैसेज में से उठाने हैं दैट डिस्क्राइब द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। अर्ली सिविलाइजेशन, जब पहले जब सिविलाइज्ड हुआ था इंडिया, यानी कि पहले सिविलाइजेशन जब हुई थी इंडिया की, तो उसमें जो है 2 वर्ड्स इस पैसेज में आए हैं और वो कौन कौन से हैं हमें बस वो बताने हैं। तो आपको देखने में ही मिल जाएगा आसानी से, यहाँ पर जो सिविलाइजेशन के साथ ही वर्ड मिल जाएगा, एक टोलरेंट हो जाएगा और एक आपका मेचर हो जाएगा। तो ये 2 है, इसका आधा नंबर मिलता आपको इसमें और इसमें इसका आधा नंबर मिलता, यानी कि चौथा क्वेश्चन जो है इसमें टुकड़ों में पूछ लिया। भले ही यहाँ पे 1 दिखा रहा है, अगर आपने यहाँ पे 2 में से 1 लिखा तो आपको आधा नंबर मिलता, अगर 2 लिख देते दोनों ही जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया आपको, ये दोनों लिख देते तो आपको पूरे 1 नंबर मिल जाते। तो इस तरह से आपका पैसेज आएगा, कभी सिनोनियम पूछेगा, कभी अपोजिट पूछेगा, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो पैसेज मैंने समझाया, आई थिंक आपने पढ़ा होगा और आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। कभी भी इंग्लिश को किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर मत पढ़िए कि मैंने बता दिया और आपने सुन लिया, अपने आप खुद रीडिंग डालिए। 2 से 3 चीजें जो है हमेशा आपको परेशान करेगी। एक तो होती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं कि 2 + 9 + 11 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो 22 होता है। तो ये तो 22 मैंने आपको करके बताया, ठीक है, लेकिन ये 22 हुआ कैसे, तो ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल प्रयास करें और प्रयास आपका सार्थक होना चाहिए। ठीक है, सार्थक का मतलब पॉजिटिव। जो आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि दुनिया भर का मटेरियल आप पढ़े, मटेरियल जितना पढ़ते हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से तैयार करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके और पार्ट में। अगर आपसे ये वाला पैसेज नहीं होता, सपोज करिए ए पार्ट नहीं होता, 4 नंबर आप यहां से नहीं ले सकते थे, तो एग्जामिनर ने क्या है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है इसके और पार्ट को करने का। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें एक और पार्ट भी आएगा पहले क्वेश्चन के साथ में ही, और चाहे तो आप ऊपर वाला पार्ट कर लें, आप पैसेज को देख लें, क्वेश्चंस को देख लें। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता तो ये सारे क्वेश्चंस को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो, क्योंकि आपको 2 ऑप्शंस मिलेगा, एक ऑप्शन आपको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं कैसे। देखिए और ऑप्शन को, यहाँ पे फिर से एक पैसेज है। ठीक है, अब इस पैसेज को पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा पैसेज समझ में आएगा। जरूरी नहीं है कि सबको अच्छी इंग्लिश आती हो या सबकी इंग्लिश की हिंदी कन्वर्जन जो है अच्छी हो, मतलब आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं भी कर पा रहे होंगे, लेकिन उसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है ट्रांसलेट करने की, क्योंकि वर्ड से ही हमें समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पैसेज पढ़ लिया, वीडियो को पॉज करिए और एक बार पैसेज को पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए, वाई हैज द एज ऑफ फ्यूल्स लाइक ऑयल एंड कोल बीन रेफर्ड टू एज ए शॉर्ट लाइफ एज। अब इनको कम उम्र के लिए क्यों रेफर किया गया है, जो आपका ऑयल है या कोल है, इनको क्यों कम उम्र के लिए बताया गया है, तो क्योंकि जो है सून ऑयल एंड कोल विल बी एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे देखोगे आप क्यों बताया गया है, सून जो है ये क्या हो जाएंगे, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि हमारे को नहीं मिलेंगे। क्या है यहाँ पे देखोगे आप पूरा, जब आपने पैसेज पढ़ लिया होगा तो आपको क्या मिलेंगे, ऑलरेडी इन साइट है, ये मतलब ये नजरों में है कि भैया ये फ्यूल्स जो है ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और सून इन 1 or 2 centuries एट द मोस्ट विल हैव वेस्टेड ऑल द वर्ल्ड रिसोर्सेज ऑफ ऑयल एंड कोल। दिस नो लॉन्गर मीन्स डिजास्टर, यानी कि अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, सब कुछ बर्बाद होने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे सारे पावर्स जनरेशन जो है होते हैं। आप जानते हैं ऑयल से हमारा काम चलता है, चाहे वो मिट्टी तेल हो या पेट्रोल हो या कोई भी हो। ठीक है, और इसी तरह से कोल भी जो है आपको बिजली बनाता है। आप जो घरों में बैठे हुए लाइट जला के पढ़ रहे हैं या फिर ये अपने मोबाइल स्क्रीन में जो देख रहे हैं, ये भी इस लाइट की वजह से ही पॉसिबल है, कोल की वजह से पॉसिबल है। सबसे ज्यादा जो है हमारा कोल यूज होता है लाइट बनाने के लिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो है यहाँ पर आपने पैसेज पढ़ा होगा, तो इसमें सिंपल सी बात है कि क्या बोल रहा है, वाई द एज ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स मतलब एज, उम्र जो है इनकी फ्यूल्स की खत्म हो जाएगी, ऑयल की और कोल की, रेफर टू एज एंड शॉर्ट लाइफ ऑफ एज, क्योंकि इसका हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, या हम लिख सकते हैं सून ऑयल एंड कोल विल बी एग्जॉस्टेड। बस सिंपल सा। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ने से हमारे को, देखो जरूरी नहीं है कि पैसेज में ही आप आंसर ढूंढो, आप आसानी से कुछ क्वेश्चंस को जो है अपने हिसाब से भी दे सकते हो, अगर आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इसने सीधा सीधा पूछा है क्या कि इनकी शॉर्ट लाइफ कैसे हो जाएगी भाई, ऑयल की और कोल की, तो क्योंकि ये खत्म होने वाले हैं इसलिए इसको बोला जा रहा है कि शॉर्ट लाइफ है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि आप क्या हो रहा है कि ऑलरेडी इनसाइड तो है ही, और साथ ही साथ सून इन 1 or 2 century, यानी 100-200 सालों में जो है क्या हो जाएगा, वेस्ट कर दिया गया है। इस वजह से जो है ये वर्ल्ड का रिसोर्स जो है ये खत्म होने के कगार पे है, और जो अगर खत्म हो गया तो हमारे लिए एक डिजास्टर का जो है काम कर जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन को, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। समझिए, ध्यान से समझिए, बस ऐसा जरूरी नहीं कि पैसेज में से आपको डायरेक्ट वो पैसेज दे देगा, भैया ये वाली लाइन उठा के लिख दो यही आंसर है, ऐसा नहीं है। कई कई बार क्या है, 1-2 क्वेश्चंस को घुमाया जाता है और वही 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जब आप पास होने के लिए 1-2 नंबर से रह जाते हैं। सोचते हैं कि यार काश यार वो क्वेश्चन तो मैंने कर दिया होता, घर जाके आप देखोगे पेपर तो आपको ईजी हो जाएगा। ये सोचिए कि वही पेपर जो आपने 3 घंटे में करना था वो आपको उस समय हार्ड लग रहा है, और आपने जैसे भी एग्जाम दिया और घर जाके एक बार उस पेपर को दोबारा पढ़ते हो तो बोलते हैं अरे मेरे को तो ये भी क्वेश्चन आता था, ये भी क्वेश्चन आता था, कैसे रह गया, कैसे छोड़ दिया मैंने, ये गलती कैसे हो गई। तो गलती तो हो गई, अब तो वापस आएगा नहीं, तो इसलिए गलती नहीं करनी, हमें पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा क्या गया है, यहाँ पे ध्यान से समझना है केवल आपको, है ना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे, देखिए देखिए, वॉट वुड सेव आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम डाइंग थ्रू लैक ऑफ पावर। अगर हमारे पास पावर की कमी हो जाए, लैक क्या होता है, लैक मतलब कमी होती है, तो लैक का मतलब पावर, पावर की कमी हो जाए तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी
लोग रह रहे हैं, सिविलाइजेशन मतलब एक लोगों की संख्या को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिविलाइजेशन जो है हमारी कैसे जो है हम सेव कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं आराम से। अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए हम कैसे सेव कर सकते हैं। इस पैसेज में आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक एनर्जी कैन टेक देयर प्लेसेस टू सेव आवर सिविलाइजेशन। तो हमारे किस वजह से बचेंगे हम, तो सीधा सीधा आंसर है छोटा सा एक वर्ड में आंसर दे दिया इसने कि एटॉमिक एनर्जी कैन कैन टेक देयर प्लेसेस टू सेव आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम डाइंग थ्रू लेक ऑफ पावर, लिखा हुआ है। तो हमारा मेन आंसर क्या है, ये एटॉमिक एनर्जी। अगर एटॉमिक एनर्जी है तो हमारे को ना तो फ्यूल में ऑयल चाहिए ना ही कोल चाहिए, अगर ये एटॉमिक एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है तो, ठीक है। और एटॉमिक एनर्जी जो है ये बहुत ही डेंजरस और बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाए, व्हाट वुड मेक द फ्यूचर एज ए ब्राइटर और ए क्लीन एज। मतलब हमारा जो फ्यूचर आने वाला भविष्य है वो कैसे उज्जवल और साफ हो सुथरा हो सकता है। क्लीन मतलब कि मतलब जो ये पोल्यूशन वगैरह जो हो रहे हैं इससे भी साफ सुथरा हो सकता है। ब्राइट मतलब अच्छा भविष्य हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ स्मोक फ्रॉम फायर और फर्नेसेस जो है एटॉमिक एनर्जी अगर हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एब्सेंस क्या हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वी आर दस मूविंग इनटू ब्राइटर एंड क्लीनर एज एज स्मोक ऑफ मिलियंस ऑफ फायर्स एंड फर्नेसेस ऑटोमोबाइल्स इज टू डार्कन द स्काई। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा क्या हो जाएगा, स्मोक कम हो जाएगा, ठीक है। किस वजह से, तो बिलियंस ऑफ फायर जो जलते हैं उनकी वजह से। फर्नेसेस, फर्नेसेस जो बोलते हैं आपका चूल्हा, मान लो आप अपने घरों में अगर चूल्हा जलाते हो तो देखना आप जब स्टार्टिंग में जलाते हो तो बहुत धुआं 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 निकलता है ना। तो वो भी क्या है, आपका पोल्यूशन ही कर रहा है ना। ऑटोमोबाइल्स जिसमें हम तेल डाल के पेट्रोल चला रहे हैं या फिर हम सीएनजी भी डाल रहे हैं, सीएनजी भी हालांकि करता है लेकिन बहुत ही कम पोल्यूशन है। उसका पोल्यूशन का इफेक्ट कई लाख सालों में देखोगे। और जबकि आपका पेट्रोल और डीजल जो है ये 2 से 3 सालों में ही पृथ्वी को तबाह करने के लिए तुला हुआ है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा वर्ड आप लिख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम बता सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ स्मोक फ्रॉम फायर हो जाएगा। एब्सेंस मतलब कि ये स्मोक जो है, धुआं जो है, ये फायर से निकलना बंद हो जाएगा, फर्नेसेस से निकलना बंद हो जाएगा और ऑटोमोबाइल से निकलना बंद हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सीधा सीधा लिख सकते हैं केवल एब्सेंस ऑफ स्मोक फ्रॉम फायर्स फर्नेसेस एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, बस इतना। व्हाट वुड मेक द फ्यूचर, तो जो है स्मोक जो है ये कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या है कि जो है रिड्यूस हो जाएगा स्मोक, और स्मोक रिड्यूस हुआ तो समझ लो कि हमारी क्लीननेस भी हो गई और हमारा धरती भी जो साफ हो गया और हमारा फ्यूचर भी जो है ब्राइट हो गया। नहीं तो हम तो पोल्यूशन से वैसे आए दिन मरने वाले हैं, मर भी रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं है, आप WHO का आंकड़ा उठाओगे तो पोल्यूशन से मरने वालों की संख्या कम नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें देखिए तो यहाँ पे व्हाट चेंजेस इन द वेदर आर एक्सपेक्टेड इन द एज रेफर टू एज ए ब्राइट एंड क्लीन एज। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कि पूछा गया है व्हाट चेंजेस इन वेदर। तो वेदर में कौन सी चेंजेस आएंगे, तो अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको पूरा तो यहाँ पर जो है कोल्डर एज है ना, कोल्डर एज, ठीक है। बट फॉर द वेरी रीजन इट मे ऑल्सो बी ए कोल्डर एज। कोल्डर एज कैसे हो जाएगा कि हमारा जो है जो हम रिसोर्सेज पे डिपेंड करेंगे वो रिसोर्सेज कैसे होंगे, तो वो हमारे रिसोर्सेज बिना लकड़ी वाले होंगे, एटॉमिक पावर यूज करेंगे, ठीक है, बिना फ्यूल वाले होंगे जो कि ऑयल का यूज और कोल का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोल्डर वेदर हो जाएगा, है ना। तो कोल्डर वेदर की वजह से क्या हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो यही बोल रहा है क्या चेंज हो जाएगा, व्हाट चेंजेस इन द वेदर, तो कोल्डर वेदर हो जाएगा, कोल्डर वेदर। यहाँ पे लिखा हुआ है कोल्डर एज हो जाएगा, तो कोल्डर एज मतलब कोल्डर वेदर हो जाएगा, ठीक है। और वही क्या है, हमारा जो है ब्राइटर और क्लीन एज को डिनोट करता है। बस ये सिंपल सा है। कभी कभी क्वेश्चंस को घुमाए जाते हैं, आप केवल जो है कोल्डर एज या क्लीन वेदर भी लिख सकते थे तो भी आपका आंसर सही माना जाता। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि हमने आपको बता दिया और आपने रट लिया, रटना नहीं है, समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए अब आपसे क्या पूछा गया है। फिर से आपका बी पार्ट जो है इसमें आपसे फिर से एक पैसेज दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, रीड, ठीक है, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है पैसेज के थ्रू। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दिया गया आराधना माय मदर सेड क्वाइटली वी लव यू माय चाइल्ड। इस तरह से ये पैसेज दिया गया। तो एक बार पैसेज को जरूर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रीडिंग मेक्स ए मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करती है, सिंपली है, ठीक है। बाकी मैं डिटेल में बहुत सारी चीजें बता दूंगा आपको, इस वीडियो के साथ बने रहिए। बस थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये पेपर की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक वीडियो के माध्यम से, अगर आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है देखिए, व्हाई डिड मदर फील द नीड ऑफ आंसरिंग आराधना अबाउट हर लव फॉर हर, ठीक है। मतलब क्यों जो है मदर फील करती है कि उसको ऐसा आंसर देना चाहिए आराधना को कि वह जो है आराधना के लिए उसके पास में उसका प्यार है। तो आराधना वाज अपसेट। अगर आपने पूरा जब पढ़ोगे पैसेज तो इसमें क्या मिल रहा है कि आराधना माय मदर क्वाइटली सेड क्वाइटली वी लव यू माय चाइल्ड एंड बिलीव मी वी विल ऑलवेज लव यू, यू आर माय चाइल्ड, ठीक है। फॉर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स आई हैव केयर फॉर यू, आई हैव लव्ड विद यू एंड आई हैव क्राइड फॉर यू।
तो यहाँ पे उसने इसके साथ रोई भी है, इसके साथ हंसी भी है। आई हैव गिवन यू 18 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जिंदगी के 18 साल तुम्हें दे दिए। डोंट यू थिंक दैट काउंट्स मोर देन बीइंग कैरिंग 9 मंथ्स इनसाइड माई बॉम्ब, मेरी कोख में 9 महीने रखने से ये ज्यादा तुम्हें क्या नहीं लगता है? ठीक है, टेल मी डियर, मुझे बताओ प्रिय। इस तरह से ये पैसेज दिया गया है। तो एक बार आपने पैसेज पढ़ लिया होगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा है, मदर क्यों फील करती है आंसर द आराधना अबाउट द हर। तो यहाँ पे सीधा सीधा कि आराधना क्या है कि वो जो है वो क्या सोचती है, क्योंकि आपके चैप्टर से, चैप्टर आपने याद होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये इस स्टोरी को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें आराधना क्या थी, कि आराधना अपसेट थी और उसने जो है अपसेट क्यों थी, तो उसने एक न्यूज सुना था कि सी वाज एडॉप्टेड चाइल्ड। क्या थी वो? एडॉप्टेड चाइल्ड थी। तो एडॉप्टेड चाइल्ड लिख दोगे कि सी वाज अपसेट बाय द न्यूज दैट सी वाज एन एडॉप्टेड चाइल्ड। ठीक है, तो एडॉप्टेड चाइल्ड लिख करके आप जो है इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे कि आराधना वाज अपसेट बाय द न्यूज दैट सी वाज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। तो इसलिए जो है मदर जो है ये क्या उसको फील कराती है कि डार्लिंग तुम मेरी प्रिय हो, जो कि यहाँ पे बड़े लाइनों में बताया गया है। बाकी आपको याद होना चाहिए कि आपके बुक से है तो आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, व्हाट मेक्स द रीडर कंक्लूड दैट आराधना वाज हर अडॉप्टेड चाइल्ड, पिक द लाइंस कंसर्न्ड। तो यहाँ पर जो है कौन सा जो है रीडर को कौन सी इसमें से लाइन जो है वो आपको बतानी है, पिक करनी है कि वो जो है महसूस करती है कि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। ठीक है, आराधना वाज है। व्हाट मेक्स द रीडर कंक्लूड दैट, मतलब रीडर को वो कौन सी लाइनें जो है बताती हैं कि आराधना जो है क्या है, वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो यहाँ पे यू आर माई चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ना तो ये वाला देखो, तो यहाँ पे क्या है, मदर ने क्या बोला है उससे, तो मदर बोलती है कि फॉर एट ऑलमोस्ट 18 ईयर्स आई हैव केयर फॉर यू। ठीक है, और अगर मैं सिंपली बोलूं तो यहां से आप सीधा सीधा लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला लाइन लिखो यहां से, आई हैव गिवन यू 18 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना कि मैंने तुम्हें 18 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं। डोंट यू थिंक दैट काउंट्स मोर देन। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ये वाला पूरा लिखना पड़ेगा और वो तक आओगे। क्यों? अब देखिए ध्यान से, आई हैव गिवन यू 18 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने जिंदगी के 18 साल दिए हैं। डोंट यू थिंक काउंट मोर देन बीइंग कैरिड 9 मंथ्स इनसाइड माई बॉम्ब, क्या तुम ये नहीं सोचती कि 9 महीने मेरे कोख में रखने से ज्यादा ये कीमती हैं? तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कोख से नहीं थी, ऐसा उसको फील हुआ कि उसने अपने कोख से जन्म नहीं दिया, केवल उसने जो है 18 साल मुझे पाले हैं। और जो है यही रीड करके जो है राइटर ये सोच में बैठ गया कि भैया आराधना क्या है, वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। क्लियर हुआ? तो वही लाइन आपको पिक करके लिखनी थी, तो ये लाइन आप यहां से लेकर के यहां तक लिख देते, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं ताकि आप लोगों को जो है जो चीजें बता रहा हूं वो 1 बाय 1 समझ में आता रहे। वो हम तो आपको बता दिया मैंने, कोक होता है। कभी कभी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं आपको समझ में आने चाहिए। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको सुननी भी होंगी और बोलनी भी होंगी। समय आपको सब कुछ सिखा देगा और खुद आप सीखना चाहेंगे तो समय से पहले भी सीख सकते हैं। विच वर्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट मीन्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पर जो है एक ही वर्ड निकालना है, इतने बड़े वर्ड का जो है आपको एक छोटा सा वर्ड जो है इस पूरे पैसेज में से निकालना है, ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इसका क्या होता है? तो ग्रेट सिग्निफिकेंस का मतलब होता है काउंट्स। यहाँ पे देखिए काउंट्स कहीं लिखा था, आपने ध्यान सुना होगा, यहाँ पे देखिए ये रहा। ठीक है, ग्रेट सिग्निफिकेंस का मतलब सिमिलर जो वर्ड है आपको क्या है, एक्सैक्ट मीन्स, द वर्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट मीन्स, सेम मीनिंग पूछ रहा है वो, ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस यानी काउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये वर्ड दोनों का सेम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में जो है आपका और पार्ट भी दिया गया है, और पार्ट में दिया गया है कि आप इसको पढ़िए और पढ़ करके जो है आप आंसर दे दीजिए। फिर से आपको ये पैसेज पढ़ना है, समझ लेना है कि कहाँ से पैसेज आया हुआ है। जैसे आप समझ जाएंगे तो आपका जो है आंसर तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये पैसेज जरूर एक बार देखिए, उसके बाद जो है आप जो है इनके आंसर्स को दे पाएंगे आसानी से। पैसेज तो आपने पढ़ लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन की तरफ परफॉर्म करते हैं कि इसके क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच सेंटेंस टेल्स अस द ऑथर वाज नॉट बोर्न ब्लाइंड। यहाँ पे आपको बताना है कि वो सेंटेंस कौन सा है जो बताता है कि ऑथर जो है, लेखक जो है, वो बॉर्न नहीं हुआ, कैसा, अंधा, अंधा बॉर्न नहीं हुआ, यानी अंधा जन्म नहीं लिया उसने। वो कौन सा सेंटेंस है वो आपको चूज करके बताना है। तो यहाँ पर अगर आपने पैसेज पढ़ लिया होगा तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे जरूर एक बार गाइड करूंगा। तो यहाँ पर देखोगे आप, बिकॉज having no memories of seeing, there was nothing to look back to and nothing to miss। सिंपल आया? तो ये वर्ड आपको बताया भी है और ये आपको जो पैसेज है ये बुक से है, आपका आराम से इसको पढ़ा होगा आपने, तो इस कहानी का पूरा सार भी आपको पता होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो है आपको, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना था, तो ये इसका आंसर होता है। यही सेंटेंस जो है इसमें हमें बताता है कि दैट टेल अस दैट द ऑथर वाज नॉट बोर्न ब्लाइंड, यानी कि वो जन्म से अंधा नहीं था, ये हमें बताना था। तो ये लाइन जो है हमें बताती है कि वो जन्म से अंधा नहीं था, यहाँ तक की मिस तक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड इट हैपन, और ये कब और कहाँ हुआ? तो आसानी से देख सकते हैं, नवंबर 1900
37 में। तो यहाँ पे डेट लिखी गई है, यही हमारा आंसर हो जाता है, बस इतना सा आंसर इसमें दे देना था। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ये भी हमने कर लिया, वाई वॉज हिज फादर एगर फॉर ए ट्रांसफर। तो उसका फादर ट्रांसफर के लिए क्यों एगर हुआ था? तो यहाँ पर जो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है उसको क्या हुआ था, उसके बहुत सारे रिलेटिव्स जो है वो वहां आते थे और सिंपैथी देते थे, है ना। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ रिलेटिव्स हु केम टू सिंपैथाइज मेड माय फादर आस्क फॉर अनदर ट्रांसफर। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा का पूरा, अगर आप लाइन पढ़ते हो तो आराम से आप समझ सकते हो कि क्या आंसर देना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि जो है नंबर ऑफ रिलेटिव्स कम टू सिंपैथाइज हिम, बस इतना कर देते थे, बस इतना ही आंसर आपका होता है, क्योंकि एक नंबर में आपको ज्यादा नहीं लिखना, एक लाइन लिखनी है सिंपल सा। कोई कोई बड़ा होता है तो एक की जगह 1.5 लाइन हो सकता है, 2 लाइन भी नहीं होती है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ रिलेटिव्स केम टू सिंपैथाइज हिम, बस, या सिंपैथाइज भी लिख दोगे, बात खत्म, बस इतना है, ये हु नहीं आएगा बीच में, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेटिव्स केम, कम की जगह क्या हो जाएगा, केम, केम हो जाएगा, और फिर टू सिंपैथाइज, बस इतना सा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरा आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज एक्सप्रेसिंग ए फीलिंग ऑफ, क्या किस चीज की फीलिंग एक्सप्रेसिंग करने की बात हो रही है, कंसर्न, ठीक है। एक्सप्रेसिंग ए फीलिंग ऑफ कंसर्न मतलब किसी के लिए क्या करना, किसी के लिए सहानुभूति देना। तो ये कौन सा जो है एक पैसेज में वो कौन सा वर्ड है, तो अभी अभी हमने उसको पढ़ा, जिसको हम सिंपैथी बोलते हैं। सिंपैथी मतलब भी सहानुभूति है, तो सिंपैथाइज जो है ये वाला वर्ड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पैसेजेस को ध्यान से पढ़ते हुए क्लियर रूप से करेंगे। आप क्या करते हैं, पैसेज तो कर देते हैं लेकिन गलत लिख के आते हैं और बाद में सोचते हैं यार मैंने तो करे तो सारे क्वेश्चंस थे पर मेरा पासिंग मार्क्स भी क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे आपने गड़बड़ क्या करी है, या आपने जल्दबाजी में बहुत सारी मिस्टेक कर दी, जो कि वहां पे सब कुछ दिया हुआ था, बस आपने पढ़ने में या समझने में उस पैसेज को मिस्टेक कर दी। और पैसेज मैं कहता हूं पैसेजेस का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पासिंग मार्क्स में, ठीक है ना। अगर पासिंग करना है आपको तो पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है पैसेज को देख कर आपको आंसर बताने होते हैं। बाकी के आंसर्स आपको बिना देखे लिखने हैं, वो आपको अपने माइंड में रिमेंबर करे हुए चीजों को लिखना है, लेकिन पैसेज जो है ये आपको देख करके लिखना होता है, यानी कि आपको सीन होता है ना। और सीन होता है तो आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स लेना आसान हो जाता है। अगर आप ऊपर के दोनों क्वेश्चन कर देते हैं तो 8 से 10 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पर जो है आपको आंसर करना है जो है 2-2 नंबर के, देखिए कितने आंसर देने हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि एनी 3 इसमें पूछा गया है। ध्यान रखना कि आप जब पढ़ते हो इंस्ट्रक्शंस तो एक बार जरूर पढ़ लें। पता चला कि आप 5 करके आ गए, करने तो 3 ही थे, तो 5 करने से आपको 15 नंबर नहीं मिलेंगे। जब बोल रहा है कि वो 6 नंबर ही देगा तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको करना है, यानी कि एक क्वेश्चन को करते ही आपको 2 नंबर मिलेगा, अगला क्वेश्चन करोगे 2 नंबर मिलेगा, उससे अगला क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो 2 नंबर, इससे अगला क्वेश्चन भी करोगे तो 8 नंबर नहीं मिलेगा। केवल आपको कोई भी पहले 3 क्वेश्चन जो एग्जामिनर चेक कर देगा उसी के नंबर देगा, उसके अलावा आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर समझ में आ चुकी है कि एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। और हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस पे ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को एक बार जरूर पढ़ ले, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर आपको चौंका देगा तो आप जो है गलती कर जाओगे और आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे। मान लो इसके 4 क्वेश्चन आपने 5 क्वेश्चन करने शुरू कर दिए और लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचा और आपने टाइम कम होने की वजह से जो है क्वेश्चन छोड़ दिया लास्ट का, जो कि आपको आता था, क्योंकि आपका समय नहीं था। समय तो आपने यहाँ खराब कर दिया क्योंकि आपको करने तो थी नहीं, और आपने कर दिया यहाँ पे 4 करने में, चौथा क्वेश्चन करने में आपने 2 मिनट ले लिया और 2 मिनट लास्ट में आपको मिल जाता तो आप शायद एक क्वेश्चन और कर पाते। तो थोड़ा सा समझना इस बात को कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं पहले उन क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस को जरूर एक बार ध्यान से पढ़ें और कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस लास्ट तक पढ़ें। ऐसा नहीं है कि 32 वर्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, बस आपने पढ़ लिया और आपने लिखना शुरू कर दिया, सारे का आंसर दे दिए, पूछा तो इसने 3 ही था, तो यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो जाएगी। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अगली बात देखिए, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंपली कि व्हाई डिड द टाइगर अटैक पालदेव पाटली, टाइगर इन द टनल वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर सीधा सा आपसे पूछा है कि उसने क्यों अटैक किया था टाइगर ने बालदेव पे, ठीक है ना। तो बस यही आंसर आपको केवल बता देना है। तो यहाँ पर अगर आप सिंपली अगर इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं और समझ सकते हैं तो आपको याद भी होगा जब बालदेव ने आत्मरक्षा में उसे मारा तो वह जो है आहत हो गया था। आपको पता है ना बालदेव पे जब अटैक हुआ था तो क्या हुआ था, उसने आत्मरक्षा में जब बालदेव ने टाइगर को मारा तो क्या हो गया, वो आहत हो गया। और यह दोनों के लिए जो है खतरा था, लेकिन बाघ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था उस समय, ठीक है ना। तो जब वो असुरक्षित महसूस कर रहा था तो इस हमले से उस हमले से जो है वो नाराज हो चुका था बाघ, ठीक है। और बाघ जब नाराज हो चुका था तो उसने जो है उसको क्या है एक चुनौती के रूप में ले लिया। तो यहाँ पर यही पूछा है कि व्हाई डिड द टाइगर अटैक बालदेव फैटली, ठीक है ना। फैटली मतलब होता है कि आपका चुनौती, ठीक है। चुनौती के रूप में बालदेव के ऊपर क्यों अटैक किया, तो वहां पे सीधा जो है बालदेव ने जब या फिर बलदेव ने जब आत्मरक्षा में उसे मारा और तो वो आहत हुआ, और आहत हुआ तो ये दोनों के लिए खतरा था और बाघ अपने को असुरक्षित महसूस करने की वजह से जो है उसके ऊपर हमला करने लगा। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं कि इट वॉज द हर्ट व्हेन बालदेव हिट हिम, इट्स सेल्फ डिफेंस, ठीक है ना।
तो टाइगर जो है हर्ट हो गया था बालदेव ने जब हिट किया था सेल्फ डिफेंस में, और इट वाज ए थ्रेट टू बोथ, बट द टाइगर फेल्ट, क्या कहता है, इनसिक्योर फेल्ट किया, टाइगर ने सोचा कि उसके लिए ये खतरनाक हो सकता है बालदेव, तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, उस पर अटैक कर दिया। ठीक है ना, तो ये सब छोटी सी बात है, बस आपको समझने वाली, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, वाई डिड इंटरडर इन द प्ले इफ आई वर यू, यहाँ पे ये चैप्टर है, ठीक है, इफ आई वर यू आपको याद होगा, वांट टू एज्यूम गैरार्ड्स आइडेंटिटी, तो यहाँ पर जो है क्या सिंपल सा है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया वाई डिड इंटरडर इन द प्ले, कौन सा प्ले की बात हो रहा है, इफ आई वर यू में वांट टू एज्यूम गैरार्ड्स आइडेंटिटी, वह गैरार्ड्स की आइडेंटिटी क्यों चाहता था, तो यहाँ पे पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए वो निश्चित रूप से जो है अपराधी होने के बावजूद भी जो है वो गैरार्ड जो था वो क्या था, एक सम्मानित व्यक्ति था, तो इसलिए उसका जो है वो क्या चाहता था, उसकी आइडेंटिटी चाहता था, ताकि कोई भी उस पर जो है संदेह नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो इस कहानी को अच्छी तरह से याद कर लो, और जो भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट इसीलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें लिखना क्या है। बाकी अगर आप लिखना चाहें इंग्लिश में तो वो भी मैं बता रहा हूँ कि सीधा सीधा है कि वो क्या करना चाहता था, टू अवॉइड द पुलिस अरेस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्टेन, because he was arrested by the police by some certain crimes, और गेरार्ड was a respected man, no one would ever doubt on इंटरडर। ठीक है ना, तो कोई भी इंटरडर पे जो है डाउट नहीं कर सकता था, और दैट्स वाई ही वांट्स टू बी ए गेरार्ड्स आइडेंटिटी, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसको देख लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट डिड वेद मेहताज फादर डू टू गेट हिज सन ब्लाइंडनेस क्योर्ड, तो यहाँ पर जो है आपको रीजन बताना है, गिव रीजन इफ यू आर एग्रीड विद हिज अप्रोच, माई सन विल नॉट ए बेगर वी, तो यहाँ पर जो इस चैप्टर से लिया गया है, और इसमें क्या है, वेद मेहता जो है वो उसके फादर ने जो है क्या क्या अपने बच्चे के ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए जो किया उसको आपको बताना है। तो इसमें उसने क्या है, हकीमों से जो है उसने संपर्क करने से जो है मना कर दिया, और आंखों में क्या लगाने लग गया, वो सुरमा का उपयोग करने लग गया, और जो है उस पर और भी शैक्षिक अधिकारियों ने जो है उसको सलाह दिया, और कई मतलब शैक्षिक अधिकारियों से उसका पत्र व्यवहार हुआ, उसने मुंबई में दादर जो ब्लाइंड स्कूल था उसके भी उससे भी संपर्क किया। तो इस तरह से कोई भी आपको केवल देखिए यहाँ पे आपको कोई भी कौन से रीजन देने, आपको केवल देखो 2 नंबर का है तो 2 रीजन दे देना आपको, सीधा सीधा। ठीक है, लंबा चौड़ा नहीं देना। तो आपको मैंने पहला बता दिया, उसने जो है पहला आप लिख सकते हो कि उसने क्या कर दिया, हकीमों से संपर्क करने में मना कर दिया। ठीक है, और उसके अलावा फिर उसने क्या है, अंधेपन के ऊपर बहुत सारे साहित्य भी पढ़े थे, और प्रमुख शैक्षिक अधिकारियों को पत्र लिख करके सलाह भी लिया। उसके अलावा जो है उसने दादर स्कूल में ब्लाइंडनेस वाले प्रधानाचार्य से जो है संपर्क किया। तो इस तरह से 4 तो मैंने आपको बता दिया, इसमें से कोई भी 2 लिख सकते थे। इसके बाद में वाई डज सुनील गवास्कर गिव क्रेडिट टू हिज अंकल माधव मंत्री फॉर हिज सक्सेस इन लाइफ एज ए क्रिकेटर, माय फर्स्ट स्टेप्स का जो है चैप्टर वहां से क्वेश्चन है, और यहाँ पूछा गया सुनील गवास्कर ने क्रेडिट जो है अपने अंकल माधव देव मंत्री को क्यों दिया, जबकि सुनील गवास्कर जो है वो सक्सेस हुआ था अपने क्रिकेटर लाइफ में। ठीक है ना, तो उसने क्यों दिया था, तो माधव मंत्री सुनील को पहले योग्य होने और फिर मांग करने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है ना, जो है ना माधव देव मंत्री जो है पहले बोलते थे कि तुम योग्य बनो, योग्य बन जाओगे तो आप कुछ मांगोगे तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने विशिष्ट जो है मेहनत करने का प्रयत्न किया, और अच्छा जो है अपना लक्ष्य निर्धारित किया इन माधव देव मंत्री के जो है संयोग से, इनके इनके दिए गए सुझावों को मान करके, और फिर उसके बाद में जो है अगर वो शॉर्टकट अपनाते, माधव देव मंत्री ने कहा था कि असफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो अगर तुम कोई शॉर्टकट अपनाओगे तो जो है आप सफल कभी भी नहीं हो पाओगे। तो इस तरह से जो है आप आंसर को जो है दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना, बहुत अब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे आपको लिखना है और आंसर आपको दे देना है। यहाँ पे डिस्क्राइब करना है सर्कमस्टेंसेस इन विच डॉक्टर बेसन एंड इवंस मीट, और वाई डिड दे पार्ट विद ईच अदर अबर्टली एंड अनसरमोनियसली, एक केस ऑफ सस्पेशस जो है उस चैप्टर से है। 60 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, 6 मार्क्स आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको या तो ये करें ए पार्ट या इसका बी पार्ट, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। सपोज करिए कि आपको ये हार्ड लगता है तो आप दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। यहाँ पे जो राहुल in his letter to his father appreciate the education imparted during the grandparent time and critical of modern education, why does do so, और do you agree with Rahul, why, तो ये भी आपको आंसर देना है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन है, इनको जरूर तैयार करिएगा, और इसके अलावा भी आपको लगता है कि इस टाइप का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको जरूर देखना है आपको। ठीक है, तो इनके आंसर्स को मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें से कितना गेन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को देखिए कभी भी आप तैयार करें तो उसमें ऐसा ना हो कि आप कोई गलती करें, गलती करने का कोई चांस नहीं होता एग्जाम में। अगर आप गलती करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपके नंबर जो है वो आपको नहीं मिलने वाले, और नंबर नहीं मिलेंगे तो किसका नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो आप अपने नुकसान को ही बचा सकते हैं। तो आपको याद होगा कि उसने अपने मरीजों को जो है रात को जो यात्रा कर रहे थे, है ना, आपको याद होगा रात के मृतकों में जो अपने मरीजों को देखने के लिए जब वो यात्रा कर रहे थे,
तो उनके जो कांपते हुए सड़क पे जो खड़ा था एक आदमी, उसको देखा था, ठीक है ना। और उसको वो लिफ्ट चाहता था, और उसका जो है बेजन का जो है मानव विचार की जो है एक अच्छी खासी पेशकश की उन्होंने, इसलिए जो है ये सब हुआ था। तो आप ये कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें जो है आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया, यानी कविता दिया गया है आपको अपने चैप्टर से, और इन चैप्टर्स के कविताओं को देखने के बाद में आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस को आपको इस चैप्टर से दिए गए हैं। इस चैप्टर का कोई भी आपको टुकड़ा उठा लेगा, ये टुकड़ा जरूरी नहीं है कि यही टुकड़ा है, इस टुकड़े को चेंज करके दूसरा कोई भी टुकड़ा उठा सकता है और उस टुकड़े के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको उन चैप्टर के हिसाब से पूछे गए हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आपको जो अभी दिया गया है, अगर आप को दूसरा कोई चैप्टर वो देता, सपोज करिए कि टुकड़ा देता, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस जो है ये चेंज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन चेंज हो जाता, ये यहाँ पे पूरा का पूरा टुकड़ा चेंज होगा तो यहाँ क्वेश्चंस भी चेंज हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है देखिए ध्यान से क्या पूछा गया आपसे, कि पहला तो पूछा गया हु डज द फ्रेज द वुमन रेफर टू। तो यहाँ पर जो है फ्रेज में वुमन रेफर टू, किसको रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा। तो यहाँ पर जो रेफर किया गया क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसका ए पार्ट हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एंड व्हाट हैपन आफ्टर हर डेथ, यहाँ पर हम अगर बात करें तो इसमें किसको रेफर किया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो अगर इस पार्ट को हम देखें, ध्यान से समझें, तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं हम आंसर को। तो इसमें अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन कौन थी, उसकी दादी थी, हम लिख सकते हैं ग्रैंड मदर, सीधा सीधा, ठीक है। ग्रैंड मदर को रेफर किया गया इसमें, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपका इसमें क्या पूछा गया, हाउ डिड पोएट फील व्हेन सी विजिटेड द हाउस, और व्हाई डिड सी वांट टू गो बैक टू द हाउस। तो यहाँ पर जो है सी फेल्ट एक्सट्रीमली सैड एंड डिप्रेस्ड, कैसी थी, कैसा फील किया था उसने, बहुत ज़्यादा सैड थी और डिप्रेस्ड हो गई थी ना। और सी वांटेड टू रिलीव द पास्ट मोमेंट्स, और सी फेल्ट नॉस्टैल्जिक एंड वांटेड टू फील द स्टिलनेस ऑफ हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या चाहती थी कि वो थोड़ा सा शांत अपने पास्ट को जो है उससे रिलैक्स पाना चाहती थी, ठीक है। तो व्हाई डिड सी वांट टू गो बैक टू द हाउस, तो वो क्या चाहती थी, अपने घर का जो है वहाँ पे स्टिलनेस जो है, वहाँ की शांति है, वो उसको अनुभव करना चाहती थी, वहाँ का सब कुछ, ठीक है। इस तरह से आप लिख दोगे। और इसी तरह से तीसरा भी क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द पोएट और एक्सप्रेस इन वन सेंटेंस। तो हम सिंपली अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो सी वाज मिसिंग हर ग्रैंड मदर, है ना। अगर हम एक ही लाइन में लिखना चाहें तो यहाँ पे एक्चुअली ये पूरा का पूरा इसमें ग्रैंड मदर का जीत है, तो हम लिख सकते हैं कि या फिर सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सप्रेस द सेंटेंस पोएट वाज मिसिंग हर ग्रैंड मदर whom सी लव्ड वेरी मच। बस इतना लिख देंगे तो वन सेंटेंस में हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। बाकी आप इसको बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर पूछा जा रहा है तो एक नंबर के हिसाब से इसका आंसर दे देना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी का और पार्ट देखिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर फिर से आपको अगर आपसे वो ऊपर वाला नहीं होता तो आप इस वाले को छोड़ करके बी पार्ट कर सकते थे, और बी पार्ट को जो आप देखोगे तो ये भी आपका चैप्टर से ही है। और फिर आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनके आंसर्स उसी प्रकार जो वहाँ पूछे गए हैं 5 नंबर में, यहाँ पे भी 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं और इनके आंसर्स देने थे। चाहूँ तो मैं आपको आंसर दे दूँ, बट मैं आपको पूरा का पूरा पेपर समझाने वाला हूँ, तो इन तरह के आंसर्स को जरूर तैयार करना, पैसेज को बड़े तरीके से पढ़ना, चैप्टर्स को अच्छी तरह से याद करना। 8 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे पैसेज जो दिया गया है इसको हमें पढ़ना था, और पढ़ करके जो है हमें आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पैसेज जो दिया गया, इस पैसेज में एक्चुअली है क्या, तो यहाँ पे केवल 2-3 लाइनों में आप पहले आपको ये समझाएगा कि ये पैसेज क्या है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है। फिर हियर आर 5 पॉइंट्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड, इस पैसेज के हिसाब से नेशनल फ्लैग के लिए जो है ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, वो क्या क्या 5 पॉइंट्स है ये दे दिया गया है, तो इसको आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऊपर वाले 3 हैं और यहाँ पर और भी हैं पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को हमें पढ़ लेना है, एक बार पढ़ना है केवल, ठीक है। पढ़ने के बाद में देखिए इसमें क्या लेंथ और आपका हाइट यानी विड्थ का रेशियो भी जो होता है वो 3/2 होता है। ध्यान रखना है कि लेंथ जो होती है लंबाई ये वाली, और विड्थ चौड़ाई, तो लंबाई होगी 3 तो ये होगी 2, ठीक है। अगर लंबाई को 2 गुना करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, और इसको 2 गुना करोगे तो ये 4 हो जाएगी, यानी कि ये 6 होगा तो ये 4 हो जाएगा। बस चलो ये तो ठीक है, मैंने मैथमेटिक्स बता दिया आपको। हाँ देखिए आप यहाँ पर आपका जो है व्हाट इज द लेंथ टू हाइट विड्थ रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग। तो अभी अभी सिंपल सा अभी हमने क्या पढ़ा भैया, अभी मैंने आपको ही समझाया 3:2 लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर द ऑडियंस व्हेन द नेशनल फ्लैग इज अनफ्लर्ड ड्यूरिंग फंक्शंस organized in school and colleges, what is the appropriate time for the national anthem in such functions। तो इसमें पूछा गया कि जो है फंक्शंस का appropriate टाइमिंग क्या होगा। तो देखिए ऑडियंस शुड बी इन द अटेंशन पोजीशन, होना चाहिए ना। जब आपको क्या गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस अगर आपने पूरा अभी मैंने बताया कि ऊपर पढ़ लेना सारी चीज़ों को, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, इन सभी गाइडलाइंस को पढ़ो। ये बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनमें आपको ही आंसर मिलेंगे। जब आंसर आपको ढूंढना है, देखो मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ, वीडियो देख करके आप वो शहनशाह बन के अगर जाते हो एग्जाम देने, तो वहाँ पे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आपको आसानी हो रही है। वहाँ पे आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपका बगल वाला आपकी तरफ नहीं देखेगा,
ठीक है ना। तो उस समय आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है और उसके लिए क्या करना है, इन सब चीज़ों को पढ़ना एक बार जरूरी है। ठीक है, बस केवल इतना होना चाहिए कि आत्मविश्वास आपका कम ना हो। तो यहाँ पर जो है गाइडलाइंस में क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि गाइडलाइंस में ये है कि जो ऑडियंस है वो अटेंशन पोजीशन में होनी चाहिए। उसके अलावा पोजीशन जो है कैसी होनी चाहिए, एक सल्यूट के साथ नेशनल फ्लैग की तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना। और जब अनफ्लोरिंग जो फ्लैग का होता है तो नेशनल एंथम जो है वो क्या होता है आपका गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है आपका ये भी देख सकते हैं, व्हाट आर द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द नेशनल फ्लैग मेक ऑफ पेपर। अगर पेपर का बनता है तो कौन सी गाइडलाइन होती है, तो यहाँ पर जो है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज लाइक थीफ वायलेंस वगैरह को जो है इसमें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सॉरी, इसमें क्या होता है कि जो है आपका पेपर जो है, सॉरी पेपर की बात हो रही है ना, तो पेपर जो है इसको हम ग्राउंड पे थ्रो नहीं करेंगे, जो है ये गाइडलाइंस जारी होती हैं, ठीक है ना। तो क्या होती है कि वी डू नॉट जो है वी डू नॉट थ्रो द पेपर्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर द इवेंट, ठीक है। और डिस्ट्रॉयड होल पेपर इन द प्राइवेट, लिखा हुआ है सब कुछ, अगर आपने पढ़ा है गाइडलाइंस तो गाइडलाइंस जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आंसर नहीं देगा। सब कुछ गाइडलाइंस में यहाँ ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा है, हर चीज को यहाँ पे समझाया गया है। अगर आप करते हो तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, फ्लैग्स शुड नॉट बी थ्रोन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, आफ्टर द इवेंट। जब फंक्शन खत्म हो जाता है तो उसके बाद में ग्राउंड पे नहीं फेंकना है, और इसको जो है डिस्ट्रॉय करना है एज होल इन द प्राइवेट। पूरे जो है फ्लैग को एक, आप साइड में जाएं कहीं भी, आप घर पे जा सकते हैं अपने, या अगल बगल में कहीं भी जा करके इसको पूरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर फेंक दो, किसी के सामने फेंक दो, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, उसका अपमान हो जाता है। तो इस तरह से हर चीज यहाँ पे दी गई है, बस आपको पढ़ना है लिखना है। तो पैसेजेस तो मैंने समझा दिए कैसे पढ़ते हैं, कैसे आंसर्स लिखते हैं। यहाँ पर फिर से आपका एक पैसेज है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद में इसमें क्या है, इंडिविजुअल्स टुगेदर फॉर्म ए सोसाइटी, जो हमारे एक एक आदमी हैं वो सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी, एक समाज का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये पैसेज दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, एक बार पैसेज को रीड कर लेना, ठीक है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल रीड करिए। रीड करने से थोड़ा सा आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है विकसित करने का मौका मिलता है। उसके बाद में सीधा सीधा पूछा गया, पिक आउट टू इंस्टेंसेस फ्रॉम द पैसेज हाईलाइटिंग द सफरिंग ऑफ द चिल्ड्रन हुज पेरेंट आर एडिक्टेड टू द ड्रग। तो ये आपको पैसेज में से निकालना है, ये भी आपको पैसेज में से निकालना है। स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, यानी कि फिल करना है, ये भी आपको पैसेज में से करना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप पैसेज में से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है यहाँ पे क्या पूछा गया, राइट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन। अभी देखिए पैसेज में से मीनिंग निकालने के लिए बोला है आपसे, और जब पैसेज में से मीनिंग निकालने के लिए बोला है तो यहाँ पर क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पूछा क्या गया है। इसमें आपसे सम, देखिए इसमें क्या पूछा है, समथिंग दैट एग्जिस्ट, समथिंग दैट एग्जिस्ट यानी कुछ है जो अस्तित्व में है, और ऑकर्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट, और जो है कभी कभार जो है बहुत बड़े रूप में जो है दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरा है अपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस का बताना है। तो ये दोनों के दोनों आंसर आपको पैसेज में मिलेगा। इसको अगर आप ढूंढते हैं एक वर्ड में तो ये हो जाएगा प्रिविलेंट, ठीक है। प्रिविलेंट आप वर्ड ढूंढोगे आपको मिल जाएगा प्रिविलेंट, ठीक है। प्रिविलेंट, L-E-N-T, प्रिविलेंट, ठीक है। अभी पेन थोड़ा सा मोटा चल रहा है, मैं बाद में इसको पतला कर लूंगा। यहाँ पे प्रिविलेंट हो जाएगा। इसके बाद में कॉन्फिडेंस का जो है अपोजिट बताना है, तो कॉन्फिडेंस का जो है उसमें आ जाता है अंडर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अंडर, इसका आपका कॉन्फिडेंस का अपोजिट बताना है अंडर कॉन्फिडेंस। अंडर फिर कॉन्फिडेंस लिख दोगे तो ये हो जाएगा। ये आपको पैसेज में जो है देखने को सारी चीजें मिल जाएंगी, अगर आप इस पूरे पैसेज को पढ़ चुके हो तो ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर रीड करना है और फिर से आपको जो है टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या है, रीड द पैसेज। यहाँ पे एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन वाला जो है ये पैसेज दिया गया है, इस टाइप का आपको पैसेज मिलेगा। जो जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है ना भाई साहब, ये पेपर में ऐसा ही कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि टोटल क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, लेकिन जो पैटर्न अभी दिखाई दे रहा है आपको ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस पैसेज को एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अब इसमें क्या है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। अगर अगर आप टेबल को ध्यान से देखते हो तो इसमें टेबल में पूछा क्या गया है, बस इसको देखिए। सबसे पहले पूछा गया है ट्रेट्स ऑफ HIV पॉजिटिव पर्सन। तो HIV पॉजिटिव पर्सन के ट्रेट्स क्या हैं, तो वो क्या है, इन्फेक्ट जो है पूरी लाइफ में जो है वो इन्फेक्टेड रहता है। एक बार इन्फेक्टेड हो जाएगा तो वो हमेशा इन्फेक्टेड रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि रिमेन्स इन्फेक्टेड थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे रिमेन्स रिमेन्स इन्फेक्टेड थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। इस तरह से मैंने बता दिया आपको। बी पार्ट में आप अगर हम दूसरा थ्रेड देखें इसमें ट्रेड, तो क्या बता सकते हैं कि जो है जो पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और ही इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। ही विल बी ही, यहाँ पे लिख सकते हैं HIV पॉजिटिव पर्सन विल बी द सोर्स, SOUR, द सोर्स ऑफ, क्या कह सकते हैं हम, इन्फेक्शन ऑफ, फॉर द
फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। रेस्ट यानी जो बचे हुए लोग हैं, अगर उनके संपर्क में आता है वो और फिजिकली कांटेक्ट करता है तो ये जो है उनको भी फैल जाएगी। तो ये बहुत ट्रेड्स हैं इस HIV के। 2 ट्रेड्स आपको बताना था, अगर आपने ये जो मैंने बताया इसको पढ़ लिया होगा तो ट्रेड्स आप लिख सकते थे। इसी तरह सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन के क्या हैं? सिम्टम्स तो फ्लू हो जाता है, ठीक है, जिसमें फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, हेड एक हो सकता है ना। तो यहाँ पे एक ही पूछा है तो एक बता देंगे। अर्ली सिम्टम्स ऑफ एड्स क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपको अर्ली सिम्टम्स में 3 बताने हैं और लिखें। इस पैसेज को आप पढ़ोगे तो कम से कम 6 या 7 मिलेंगे, तो आपको कोई भी 3 बताने हैं। तो सबसे पहला तो फटीग आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपका वेट लॉस हो जाएगा, ये भी है। उसके अलावा कफ हो जाएगा, नाइट स्वीट्स हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो सकता है, आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ वेट तो हो ही जाएगा और बहुत ही कम समय में हो जाएगा, और प्रोलोंगर फीवर भी हो सकता है, ठीक है ना। आपकी बीमारी जो है वो चलती रहेगी। तो इस तरह से आप कोई भी 3 जो है आपको इस पैसेज में से ही छांट के लिखना था। इसके बाद में प्रिकॉशंस टू बी टेकन, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं? तो यहाँ पर जो है सैनिटाइज इक्विपमेंट्स यूज़ करने होते हैं इसको। उसके अलावा जो है उस डिस्पोजेबल जो नीडल्स होते हैं, जो सुइयाँ होती हैं, वो एक ही सुई एक बार में यूज़ करते हैं, तो हम डिस्पोजेबल सुईज बोलते हैं या नीडल्स बोलते हैं, वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और जो है इसके अलावा जो है ब्लड जो है वो किसी से भी लेना देना जब तक उसका पूरा जांच ना हो जाए नहीं लेना देना चाहिए। सब कुछ इस पैसेज में लिखा है, इसको आप इसमें से देख करके खुद अपने आप को गाइड करिए, अपने आप को तैयार करिए। अगर मैं ही तैयार करवा दूंगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ रास्ता, उस रास्ते पे चलिए, ठीक है। बाकी क्योंकि आपका पेपर बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो समय लगेगा, तो समय लगेगा, तो इतना समय आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी बहुत शॉर्टेज ऑफ टाइम चल रहा है, क्योंकि पिछले 4 दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है पेपर तैयार करवाने के लिए, लेकिन मैं करवा नहीं पा रहा हूँ और अभी भी बहुत बिजी शेड्यूल है। मैं कुछ अपने काम को छोड़ करके आपसे बात कर रहा हूँ और अभी मैं इस पेपर को कंप्लीट करते ही मैं कुछ काम जो पेंडिंग है उनको कंप्लीट करने वाला हूँ। यहाँ पे जो है मेक ए समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 100 वर्ड्स। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब समरी मेकिंग की बात हो ना, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको केवल और केवल उस इंस्टेंसेस को लिखने हैं जो कम से कम आपके मेन पॉइंट को कवर करें। उसके अलावा ये नहीं कि मतलब आप कुछ भी कर दो, ठीक है। तो इसमें जो है मेन पॉइंट जो होंगे ना उसी को कवर करना है। तो आप किसी भी 2-3 चीज़ों को समराइज का एक वो देख लेना, कोई भी पैसेज समराइज जो आप पैसेज मिल सकता है आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, हाउ टू राइट समरी ऑफ द पैसेज, तो ये भी लिख सकते हो। समरी का मतलब ये है कि आप जब इसको पढ़ते हैं तो इतना बड़ा जो पैसेज लिखा है ना, ये इस पैसेज को छोटा करके और जो है मेन मेन पॉइंटों को इंक्लूड करके लाइंस बनाएं, और जो है हमारा वो जो लाइन्स है वो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाए। याद रखें 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाए, 100 वर्ड से ज़्यादा जाएगा एग्जामिनर नंबर काट देगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, fill in the blanks in the following sentences with appropriate passive form of the verb given in the bracket। यहाँ पे पैसिव फॉर्म लिखना है गिव का। अगर आप इस सेंटेंस को यहाँ पे प्राइजेज, ठीक है, डैश बाय द चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप लिखोगे आंसर, तो ध्यान से देखोगे प्राइजेज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ जाएगा वर गिवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर गिवन। क्या लिखा है इसमें कि आपको अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म भरना है, ठीक है ना। यहाँ पे वर गिवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर गिवन। मैं इसको क्या करता हूँ, पेन को थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ ताकि मेरे को भी दिक्कत ना हो और लिखने में, तो आप थोड़ा सा जो है इसको ध्यान देंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम जो है लिख देंगे वर गिवन, वर गिवन, ठीक है। इसके बाद में बाय द चीफ गेस्ट 10 प्लांट्स डैश बाय द चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे 10 प्लांट्स वर प्लांटेड। जब वर से हमने शुरू किया तो इसमें वर प्लांटेड, वर प्लांटेड, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, ऑन दिस ओकेजन ऑल द प्राइज विनर्स वर अवार्डेड, वर अवार्डेड आ जाएगा। यहाँ पे अवार्ड है ना, वर अवार्डेड, सभी को जो है वो पुरस्कृत किया गया, वर वर अवार्डेड, ठीक है, हो गया। ए स्पेशल आगे तो हमें भरना नहीं है तो हमने ये भर दिया। अब इसके बाद में आ जाइए 4 मार्क्स जो यहाँ से लेने हैं उसको कैसे हम भरेंगे, तो यहाँ पर जो दिया गया उसको देखते हैं। फिल इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे गिव दिया गया है, स्टार्ट दिया गया है और गो दिया गया है और फिर रिटायर दिया गया, इनके हमें वर्ब्स फॉर्म जो है भरना है। तो यहाँ पर जो है माई फादर, तो यहाँ पे आ जाएगा गिव अप, ठीक है ना, तो गिव अप हो जाएगा, तो यहाँ पे GAVE, गिव अप, ठीक है। स्मोकिंग आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही डैश फॉर मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेगुलरली जब भी आता है तो SEIS लगता है, तो गो है तो गोज हो जाएगा, अगर सिंगुलर है तो ही है तो यहाँ पे आ जाएगा GOES, ठीक है। इसके बाद ही, अब फिर से सिंगुलर, ही डैश स्टार्ट दिस एक्टिविटी बिफोर, तो ही हैड स्टार्टेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ही हैड स्टार्टेड एक्टिविटी बिफोर, बिफोर की बात हो रहा है मतलब पहले कर देते तो स्टार्टेड हो जाएगा ना, तो ही हैड स्टार्टेड, ठीक है। ही हैड स्टार्टेड एक्टिविटी बिफोर ही डैश रिटायर, तो इन्होंने ये जो है अपनी गतिविधि कब से चालू कर दी थी, तो जब वो रिटायर्ड हुए। रिटायर का क्या हो जाएगा? रिटायर्ड। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाने हैं। अभी अभी हमने ऊपर जो देखा फिलअप्स, उसमें भी आपको जो है 3 नंबर यहाँ से मिल जाने थे। पैसेज तो हमने बहुत ऊपर कर लिए थे, उनसे मिल जाने थे। ध्यान देना, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ऐसे काउंट कर लोगे तो वैसे ही आप पास हो जाओगे। कंबाइन करना है पेयर्स ऑफ द सेंटेंस यूजिंग कनेक्टर्स विद गिवन अगेंस्ट ईच पेयर।
हर के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्टर्स दिए गए हैं, इन कनेक्टर्स को यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 2 पेयर है, इस पहले वाले में 2 पेयर है, फिर दूसरे वाले में 2 पेयर है, तीसरे में भी 2 पेयर है, चौथे वाले में भी 2 पेयर है। तो यहाँ पे ये कनेक्टर्स दिए गए हैं साइड में, विच है, बिकॉज़ है, आपका एज़ सून एज़ है, और उसके बाद में है आपका दैट। तो इन सभी को कनेक्टर लगाना है। कहाँ लगेगा कनेक्टर? ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कनेक्टर जब भी हम लगाएंगे तो हमारा कनेक्टर जो है सही सूट होना चाहिए या सही सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं कनेक्टर। तो यहाँ पे क्या, आई हैव बॉट ए डिक्शनरी फ्रॉम द बुक फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं विच लगा दूंगा, बुक फेयर विच, विच यहाँ पे ये डॉट हटा दूंगा, ठीक है। आई हैव ब्रॉट ए डिक्शनरी फ्रॉम द बुक फेयर विच, अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, विच इट हटा देंगे यहाँ से, हैज़ बिन पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या क्या हटा, मैंने बता दिया, यहाँ पे कॉमा हटा, यहाँ पे फुल स्टॉप हटा, यहाँ से फुल स्टॉप हटाया हमने, और यहाँ से इट हटाया, बाकी बीच लगा दिया। अब देखिए, आरुष विल नॉट अकम्पनी अस ऑन टूर टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज, तो यहाँ पे हम बिकॉज तो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप हटा देंगे, उसके बाद हम लगा देंगे बिकॉज, बिकॉज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बिकॉज ही इज आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ही इज वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे जो है आपका ही रहेगा, ठीक है। सी आप देखते हैं, तो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम माई फादर, तो यहाँ पे हम शुरू कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो एज सुन एज आता है ना, तो ये स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है हमें ज़्यादातर। यहाँ पे आ जाएगा एज सुन एज, पहले ही लग जाएगा एज सून एज आई गॉट ए कॉल फ्रॉम माई फादर, जैसे ही मेरे पिता के द्वारा मुझे कॉल किया गया या मुझे प्राप्त हुआ, फिर हम क्या लिख देंगे, आई स्टार्टेड फॉर भोपाल टू अटेंड माई आइलिंग मदर, तो यहाँ पर जो है अपनी मदर को देखने जो है चला गया। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना था, बस इसको आगे लगा देना था। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर हमेशा आपको बेवकूफ़ बनाता है, एग्जामिनर देखता है कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या हटाना था, केवल ईट हटाना था, फुल स्टॉप हटाना था। दूसरे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं हटाना था, एक फुल स्टॉप हटाना था। तीसरे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी नहीं हटाना था, केवल आपको एज सुन एज आगे लगा देना था, ठीक है। इस तरह से आप चौथा भी आप जो है डाल सकते हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे कैसे इनको सॉल्व करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। या फिर मैं बता दूं, चलिए मैं इसको ही बता देता हूँ। आवर टूर टू कराची हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड, आवर क्लास टीचर इन्फॉर्म अस लास्ट इवनिंग, तो यहाँ पर सीधा सीधा है आवर टूर टू कराची हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला, अगर हम दैट लगाते हैं तो ये पहला सेंटेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आवर क्लास टीचर इन्फॉर्म्ड अस लास्ट इवनिंग दैट, ठीक है। अब आएगा दैट, ठीक है, दैट। अब क्या लिखोगे, आवर टूर टू कराची हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड। थोड़ा सा ध्यान रखना, जो चीज़ मैंने बताई है कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ पे कब लगाना है, थोड़ा सा समझदारी यूज़ कर लेना, ठीक है। तो कहाँ पे सेंटेंस सही बनेगा उसी को हमें बताना है। तो पहले हमारा सेकंड सेंटेंस आएगा पूरा का पूरा एज इट इज़, उसके बाद में सीधा सीधा दैट लग जाना है, और उसके बाद में ऊपर वाला सेंटेंस ऐसा कैसा उतार देना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे भी कंप्लीट, तो यहाँ पे भी हमको 4 नंबर मिल जाने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रीड करना है, ठीक है। और डायलॉग्स जो हैं टू फ्रेंड्स के बीच में चल रहा है, अब कंप्लीट करना है पैसेज को गिवन बिलो बेस्ड ऑन द डायलॉग एज रिपोर्टेड बाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रवि कैसे रिपोर्ट करेगा, तो उसको आपको थोड़ा सा समझा देना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या रिपोर्टिंग बन सकती है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम करते हैं, रवि जो है रिपोर्ट कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें क्या करना है, कि सोनिया ने क्या कहा और नूरी ने क्या कहा ये समझना है। आर यू कमिंग टू विजिट द इंटरनेशनल बुक फेयर, सोनिया पूछ रही है नूरी से, ठीक है, क्या तुम इंटरनेशनल बुक फेयर विजिट करने आ रहे हो या आ रही हो। इट इज़ गोइंग टू बी फन, और वहाँ पे जो है वहाँ पे मज़ा करेंगे या मज़ा आएगा। तो नूरी, आई एम एफ्रेड कैन नॉट, तो मैं डरी हूँ, मैं नहीं आ सकती। माई मदर इज़ क्वाइट अनवेल, और जो मेरी मदर है वो काफ़ी बीमार हैं। तो यहाँ पे रवि टोल्ड मी दैट सोनिया आस्क्ड नूरी, अब यहाँ पे रवि को इंक्लूड कर दिया गया जो कि अभी रिपोर्ट करेगा। तो रवि टोल्ड मी दैट सोनिया आस्क्ड नूरी, तो सोनिया ने नूरी से क्या पूछा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लिख दोगे आप, इफ़ सी वाज कमिंग टू विजिट द इंटरनेशनल बुक फेयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ सी वाज, तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इफ़ सी वाज कमिंग टू इंटरनेशनल बुक फेयर। तो देखिए दोबारा से, रवि टोल्ड मी दैट सोनिया आस्क्ड नूरी इफ सी वॉज कमिंग टू इंटरनेशनल बुक फेयर, फुल स्टॉप हम लगा देंगे, ठीक है। सी फर्दर एडेड दैट इट वाज गोइंग टू बी फन, सी फर्दर एडेड दैट इट वाज गोइंग टू बी फन। अब ध्यान से समझना,
यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे इसने पूछा है सोनिया ने कि यू आर कमिंग टू द इंटरनेशनल बुक फेयर, यही हमने बताया। फिर उसने रवि टोल्ड कर रहा है, क्या रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट में हमारा इफ आ जाता है, इफ सी वाज कमिंग टू इंटरनेशनल बुक फेयर, तो यहाँ पर जो है सी वाज कमिंग टू इंटरनेशनल बुक फेयर। उसके बाद में सी फर्दर एडेड, उसने फिर से क्या ऐड किया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने इन्वाइट तो किया ही, साथ में सी इट इज गोइंग टू बी फन, तो उसने ये फिर से एक सेंटेंस और ऐड किया था, सी फर्दर एडेड दैट इट वाज गोइंग टू बी फन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे जो नूरी टोल्ड हर, अब नूरी ने क्या कहा, अब फिर से रवि जो है अपने शब्दों में बताना चाहता है, तो नूरी टोल्ड हर विद रिग्रेट, विद रिग्रेट, रिग्रेट मतलब होता है मतलब माफी के साथ, ठीक है, या सॉरी के साथ, विद रिग्रेट दैट सी वुड बी, दैट सी वुड बी अनेबल टू डू सो, अनेबल टू डू सो, बस ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पर आपको कोई जरूरत नहीं, हाँ इसमें एक चीज़ और ऐड करनी थी, वो क्यों अनेबल है ये तो बताना था, तो माई मदर इज़ क्वाइट अनवेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर मदर वाज क्वाइट अनवेल, यहाँ पे आ जाएगा आपका हर मदर, यहाँ पे माई मदर की जगह यहाँ पे सेंटेंस जो उतारेंगे हम पूरा वो लिख देंगे हर मदर, यहाँ पे लिख देंगे वाज क्वाइट अनवेल, तो ये सेंटेंस हम यहाँ पे आगे इस जगह पे उतार देते। तो इस तरह से ये बनता है जब हम डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स को डिलीवर कर किया जाता है थर्ड फ्रेंड के साथ में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिट की जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो पूरा एडिट किया है आप बिल्कुल ऐसा करें, लेकिन हाँ जो सेंटेंसेस दोनों के बीच में बात हुई है वो पूरी रखनी है। आप किस तरह से प्रेजेंट उसको पास्ट में, फ्यूचर में और इनडिफाइनाइट में भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। सिंपलेस्ट वर्ड है जो यहाँ पे यूज़ की गई है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन में 13 नंबर में राइट करना है एक पैराग्राफ 100 वर्ड्स में एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, 5 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। तो यहाँ पे सेलिब्रेटेड माई ग्रांड्स मदर और फादर्स 80th बर्थडे, ठीक है, यहाँ पर आपका भी बर्थडे सेलिब्रेशन की बात आ सकती है। तो द लास्ट बर्थडे आपका इस तरह से पूछा, द लास्ट बर्थडे ये यू इंजॉयड, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा बिग सिटीज़ हैव हाउसिंग प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ हैवी ट्रैफिक, तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी आ सकता है, एनवायरनमेंट के बारे में, और जो है आपका वृक्षारोपण ट्री प्लांटेशन इसके ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा व्हेन आई वाज रिफ्यूज एडमिशन इन ए रेगुलर स्कूल, तो ये भी आपका एक अच्छा है, इसको भी आप बता सकते हो। तो किसी को भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर जो है इसको एक्सप्रेस करना है और अपने हिसाब से लिखना है। इसमें आपके वर्ड्स होते हैं अपने, इसका कोई एक पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं होता है, चाहे तो आप रेफर कर सकते हैं, बहुत सारे इसके कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने जब 12th का भी आरबीएससी एग्जाम हुए थे तो मैंने करवाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं आरबीएससी की 12th क्लास की प्लेलिस्ट में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर विद एम एस स्वास्थ्य की, स्वास्तिक इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने कोई एक ऑर्डर दिया है, और वो उसका एड्रेस जो दे दिया मधु विहार दिल्ली, और ये पिन कोड दे दिया, ये हो सकता है आपका जयपुर का भी हो सकता है, मधु विहार जयपुर लिख दे, या फिर आपका भागरोटा जयपुर लिख दे, या फिर आपका पाली लिख दे, या झुंझुनू लिख दे, कहीं भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्लाई ऑफ ए वॉशिंग मशीन टू बी डिलीवर्ड एट योर न्यू हाउस द्वारका, यहाँ पे आपका जो है जीटी टावर लिख दे, और सेक्टर कुछ भी लिख दे, ठीक है, हाउस नंबर कुछ भी लिख दे। तो इस तरह से ये एड्रेसेस को ध्यान रखना। बट द डिलीवरी हैज़ नॉट येट बीन मेड, आपने ऑर्डर तो दे दिया था लेकिन आपकी जो है डिलीवरी आई नहीं। राइट ए लेटर टू द मैनेजर सेल्स कंप्लेनिंग अबाउट नॉन रिसिप्ट ऑफ द मशीन एंड इनकन्वीनियंस बीइंग एक्सपीरियंस्ड, यू आर रोहित आहूजा, आप रोहित आहूजा है, आपने स्वास्थ्य इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी एड्रेस दिया गया वहाँ से आपने कुछ वॉशिंग मशीन खरीदी, और जो है वो आपने उसके लिए डिलीवरी के लिए एक एड्रेस दिया, उस एड्रेस पे जो है आपको वो मशीन डिलीवर नहीं हुई, तो आपको मैनेजर सेल्स को एक कंप्लेंट लिखनी है जिसमें मशीन की डिलीवरी नहीं हुई ये भी बताना है, और जो आपको उससे असुविधा हुई है वो उसको भी आपको अपना एक्सपीरियंस जो है आपको बताना है, अपना तजुर्बा उसमें बताना है। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेस कर देना है। तो ये लेटर तो आपको अच्छे तरह से पता होगा कि कैसे लिखना है, सीधा सीधा लिख देना है सेल्स या सेल्समैन या जो भी है सुपरवाइजर वगैरह करके, पहले सबसे पहले तो आप सेल्स वाले का एड्रेस लिखेंगे जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या यू हैड, आपको क्या लिखना है यहाँ पे देखिए ध्यान से, अबाउट नॉन रिसिप्ट ऑफ मशीन यू आर रोहित एंड आहूजा, राइट ए लेटर करना है, ठीक है। तो लेटर जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले जो है आप अपना जो भी एड्रेस लिखना चाहेंगे, जैसे कि आप लिखते हैं कि सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हमारा जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है वो दिया है द्वारका सेक्टर 10 हाउस नंबर ये, तो हम लिखेंगे द्वारका, ठीक है, और फिर आपका सेक्टर 10, और इसके बाद में हाउस नंबर भी दिया हुआ है वो भी आपको लिख देना है 173B, ठीक है। उसके बाद में 2 लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो फ्रॉम लिख सकते हो। इसके बाद में 2 लिख करके फिर आप आपको किसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एम एस स्वास्तिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप लिखोगे एम एस स्वास्तिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो गया। इसके नीचे फिर किसको लिखना है आपको, ये मैनेजर सेल्स को लिखना है, तो सेल्स मैनेजर लिखो या मैनेजर
सेल्स लिखो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिखना है, इसे कहाँ पर है, मधु विहार में, दिल्ली में, ठीक है। यहाँ देखो मधु विहार दिल्ली में है, तो आप भी जो है द्वारका, और कहाँ पे आपका भी एड्रेस दिल्ली में ही है, तो आप भी आप साइड में दिल्ली लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर जो आप भी इसका भी दिल्ली और मधु विहार लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, या दिल्ली ब्रैकेट में लिख देना। तो इस तरह से जो है आप ये एड्रेस लिखेंगे, पहले फ्रॉम वाला आएगा जो आप होंगे, आपका नाम चाहें तो आप नाम अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा अगर आप रोहित जो है नाम नीचे लिख देना, क्योंकि लास्ट में जब आप सिंसियरली लिखोगे या जो भी आप लिखोगे, लेकिन भाई वो लिख करके कंप्लीट कर दोगे, तो इस तरह से जो है आपका ये नाम हो जाएगा, ये लेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे। अब ध्यान रखना है, आपका आपका एड्रेस आता है जब आप किसी को भी लेटर लिखते हो, और जब जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस दे दिया तो उसका एड्रेस आपके नीचे आता है। फिर डेट भी आता है, डेट जरूर मेंशन कर देना, मैंने डेट नहीं मेंशन किया, ये 2 से पहले मेंशन होगा डेट, ध्यान रखना। ये चीज़ बताता हूँ, इससे नंबर कटते हैं। यहाँ डेट जो है 2 से ऊपर मेंशन कर देना। फॉर्मेट देख लेना, आपको लेटर का फॉर्मेट आप अगर देखते हो, कोई भी पुराना लेटर उठा लेना, या इंटरनेट से भी आप देख सकते हो, कोई भी लेटर आसानी से देख सकते हो, और लेटर का फॉर्मेट जो है ऐसा मिलेगा। तो लेटर लिखते समय ये सावधानी आप जरूर बरतें। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, इसमें कुछ भी डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको बता देना है कि आपने ये सामान लिया था और मैं जो है इस दिन को ऑर्डर प्लेस किया था, मेरा रिसिप्ट नंबर ये है। आप अपनी मर्जी से कोई भी रिसिप्ट नंबर बना सकते हैं, और फिर आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि हमारा जो है ऑर्डर प्लेस कीजिए, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर आप लिख करके और नीचे अपना नाम लिख दोगे, उसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पर जो है एक छोटा सा फिर से देखिए 15वां जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि इसमें बोल रहा है ये 7 मिस्टेक हैं स्पेलिंग की, ठीक है, और इनकरेक्ट ग्रामर है उसमें। कभी कभी क्या होगा कि आपको, जैसे कि यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो यहाँ पर दिया गया हैविंग ट्रीटेड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। अब क्या होगा वो मैं बताऊंगा अभी। इसी तरह से आपको देखना है कि जब आप पढ़ोगे तो इनमें कहाँ कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, और ये बोला है कि कितनी स्पेलिंग मिस्टेक है, 7। तो कई बार तो ये लिखता है कि 7 मिस्टेक है या 6 मिस्टेक है। कई बार क्या है, आपको अंडरलाइन कर देगा, जैसे कि आपको ये डिफीटेड है, सपोज करो मान लो कि ये गलत है, या डिपार्टेड है ये गलत है, तो इस तरह से कुछ भी गलत दे सकता है, ठीक है। उस एरर को आपको निकालना है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर और एरर निकालूँ तो क्या आपका आ जाएगा, तो देखिए एलेक्जेंडर इज़ ए फेमस फॉर हैविंग ट्रीटेड वुमेन विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर जो है PREATED होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और ये फेमस, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके अलावा और भी कहाँ आ जाता है, फेमस तो ठीक है आपका, यहाँ ट्रीटेड में मिस्टेक है। और भी देखते हैं, द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज रिगार्ड फॉर वुमेन टेक प्लेस व्हेन ही डिफीटेड ए पर्सियन forces. The Persian king has to fled for his life. He departed in such a haste that the royal family was left behind. This included even the queen. तो इसमें देखिए एक तो आपका कहाँ कहाँ मिस्टेक है, ये पहले हम चेक करते हैं। तो बिहाइंड, यहाँ पे बिहाइंड आपका सही है, ठीक है। अगर आपको गलत देता तो ये देता बिहाइंड, ऐसे दे देता, एक तो ठीक है। और फ्लड जो है ये गलत है इसमें, यहाँ पे फ्लड की जगह आता है फ्ली, FLEE। और यहाँ पर जो है आपका हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे पर्शियन किंग हैज़ टू फ्ली फॉर हिज लाइफ, तो हैज़ नहीं, यहाँ पे हैड आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ये मिस्टेक है, यहाँ पे HAD आ जाता। और क्या हो गया, यहाँ पे जो ये पर्शियन लिखा है PERSIAN, ये सही है। अच्छा, इसमें आपका जो है ये मिस्टेक है, ये P इसमें कैपिटल आएगा, देखो इसमें आपका ये की P कैपिटल आएगा, ठीक है। उसके बाद में PERSIAN, इस तरह से आ जाएगा। और कहीं आपका आएगा डिफीटेड द, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा द। तो यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, और 7वीं मिस्टेक कहाँ है, 7वीं मिस्टेक इसने दे ही रखी है। और कुछ है, यहाँ पे देखते हैं, द मिस्टेक, यहाँ पे देखिए आपका टेक जो है ना ये आपका मिस्टेक हो जाएगा, तो इसको हमें इसमें चेंज कर देना है। तो इस तरह से आपका जो ये टेक है ना, यहाँ पे टुक आ जाएगा, टुक डबल ओके टुक, ठीक है। इस तरह के मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। उसमें आपको जो भी एरर्स दिए गए होंगे वो 7 या 5 एरर जो होंगे आपको कंप्लीट करने हैं। तो आपको एग्जांपल भी देगा, देखिए ये एरर है और उसका सही वर्ड है, जैसे मैंने अभी अभी बताया। अगर मैं ऊपर देखूँ तो यहाँ पे हमारा पहला जो वर्ड दिया गया इसमें, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है आपका ये पहला वर्ड है ना ट्रीटेड, इसका तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये गलत है, और उसका सही वर्ड ये है। इसी तरह से अगर हम दूसरा वर्ड निकालते हैं, अगले लाइन पे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ये मिलेगा टेक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गलत फॉर्म जो है वो है टेक, इसका सही फॉर्म आ जाएगा टुक। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो यहाँ पे ए जो लिखा है यहाँ ए नहीं आएगा, हम लिख देंगे ए है जो मिस्टेक है, इस ए की जगह क्या आएगा द आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है द पर्सन किंग
हैज़ जो है ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे हैज़ लिख देंगे। इसका राइट फॉर्म जो होता है वो आ जाता है हैड। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पे फ्लिड है, तो यहाँ फ्लिड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फ्ली। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पे पार्शियन भी तो था आपका मिस्टेक, तो यहाँ पे हम इसको भी सही कर देंगे। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो लिखा है PERSIAN, और जबकि हम लिखेंगे तो कैपिटल PERSIAN, इस तरह से होगा पार्शियन। और उसके बाद में हम एक बिहाइंड जो है यहाँ पे अभी सही दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ये मिस्टेक होना चाहिए, बाकी कोई आपका यहाँ पे मिस्टेक ही नहीं है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं दिया हुआ है, बट ये मिस्टेक देता, क्योंकि ये मैंने दूसरा ही पैसेज पढ़ा था तो उसमें बिहाइंड में यही मिस्टेक था। तो हम अगर बिहाइंड में होता तो बिहाइंड ऐसे लिखा होता और इसको हम सही करके बिहाइंड ऐसे कर देते। तो इस तरह से आपके हो सकते हैं मिस्टेक्स। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला पार्ट आपका देखते हैं, इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली और मेक नोट्स बनाने हैं आपको। तो नोट्स बनाने के लिए हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को यूज़ किया जाता है, और सब हेडिंग और हेडिंग्स आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे कैसे करेंगे। एब्रीविएशंस भी साथ में यूज़ किए जाते हैं, ये तो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं खुद भी, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो आपको पता ही है सब हेडिंग और हेडिंग कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको और आसानी से आप कर पाएंगे। आ जाइए हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ गया सेक्शन बी, जो आपका रिसेप्शनिस्ट वाला पोर्शन है। या तो आप ये करिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपको ये मिलेगा, या तो आप ये कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते हैं, ये आपको बुरा लगता है या फिर आपसे नहीं हो पाएगा, तो आपको एक ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा। आप उन सारे क्वेश्चंस को छोड़ करके यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी शुरू होगा, और 17 ही नंबर क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन 1 था वहाँ पे भी शुरू होता है। ठीक है, ये भी आपका 17 नंबर ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। तो या तो 17 नंबर यहाँ से स्टार्ट करिए, या 17 नंबर करना आप में से दोनों में से कोई एक का ही है, यानी कि ये नहीं कि 17 नंबर और 18 नंबर इसका कर दिया और 19 नंबर 20 नंबर आपने उसका कर दिया, तो ये मत करना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो या तो आप ऑप्शन नंबर 2 कंप्लीट करिए, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन नंबर 2 है इसको कंप्लीट करिए, या ऑप्शन नंबर 1 अभी मैं ऊपर दिखाया तो वो करिए। तो देखिए मैं समझा देता हूँ आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंसेस है और कैसे करना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है रिसेप्शनिस्ट में, यहाँ पर जो है कॉलर और रिसेप्शनिस्ट के बीच में जो है वार्तालाप हो रही है। इस वार्तालाप को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉलर ने बोला है इज इट दिस नंबर, तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा गुड मॉर्निंग, येस इट इज़ पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। ये पैकर और मूवर जो आपके सामान को पैक करते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं, वो पैकर और मूवर का नंबर है। और जो है ये पूछ रहे मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, कि मैं क्या जान सकती हूँ या जान सकता हूँ कि आप कौन बोल रहे हो। कॉलर फिर बोलता है दिस इज़ आर के धवन, जो है कि आर के धवन है सेल्स सीनियर सेल्स मैनेजर ऑफ द्वारकेश शुगर मिल्स। द्वारकेश शुगर मिल्स के जो है सीनियर सेल्स मैनेजर हैं और द्वारकेश नगर से बोल रहे हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर एस सिंह योर सेल्स सुपरवाइजर, तो क्या मैं तुम्हारे सेल्स सुपरवाइजर मिस्टर एस सिंह से बात कर सकता हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोलती है सॉरी मिस्टर धवन, मिस्टर सिंह इज नॉट इन टुडे एंड टुमारो टू। तो धवन जी को क्षमा प्रार्थी हूँ, और ये जो है आज भी नहीं है और कल भी नहीं है मिस्टर सिंह। इस तरह से ये बातें हो रही हैं, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखी गई है, कोई भी इसमें हार्ड वर्ड नहीं है। अब आ जाइए, जब ये बातें हो गई थी इनको पॉइंट वाइज लिखा गया कि 4 नंबर पे रिसेप्शनिस्ट है, फिर 5 नंबर पे कॉलर है, फिर 6 नंबर। तो इस तरह से बताया गया कि एक बार रिसेप्शनिस्ट और एक बार कॉलर की बात हो रही है, और लास्ट में जब कॉलर रखता है तो वो थैंक यू करके इंडिट करके रख देता है। और फिर टेलीफोन मैसेज जो है आपको बताना है, यहाँ पे भरना है ये फॉर्म को, कि आपको जो है अगर मैसेज देना हो तो आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले जो है ये किसके लिए मैसेज जो दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो ये है टू मिस्टर सिंह, जो कि आपका सेल्स सुपरवाइजर है ना। यहाँ पे आप लिख दोगे मिस्टर सिंह, कौन है ये, सेल्स सुपरवाइजर। क्लियर हुआ। यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स सुपरवाइजर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या पूछा इसने, फ्रॉम। तो फ्रॉम यानी कि ये किसने, देखो ये तो किसके लिए मैसेज था, तो यहाँ पे देखो अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो ये कॉलर कौन था, धवन था, यानी पूछने वाला कौन था, किसके द्वारा पूछा गया है, धवन के द्वारा। और किसके लिए पूछा गया है, तो मैनेजर इसके लिए पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखो मिस्टर एस सिंह के लिए, जो कि सेल्स सुपरवाइजर है, उसके लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी गई, बहुत ही सिंपल सा होता है, जिसको ये देखने में डर लगता है वो लोग नहीं कर पाते, बाकी ये बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि आंसर यहीं से देना है आपको, याद करना नहीं होता, इसमें केवल देखना है और आंसर लिखना है। तो फ्रॉम किसके द्वारा ये था मैसेज, तो ये मैसेज था मिस्टर धवन के द्वारा, तो धवन हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और धवन कहाँ से, तो ये भी हम लिख देंगे, धवन ऑफ द्वारकेश शुगर, यही था, धवन ऑफ द्वारकेश शुगर। क्योंकि धवन तो होगा, लेकिन कहाँ से, कौन धवन, कैसा धवन, तो आपको बताना होगा कि इस कंपनी से थे। टाइम आसपास आपको बताना है कि जो है टाइम आपने मान लो 12 बजे रिसीव किया, 12 PM लिख दिया, या फिर जो भी आपका PM लिख दिया, 13 PM लिख दिया, 14 PM। डेट जो है आप मेंशन कर सकते हैं, सपोज करिए आज एग्जाम है, आज आज की डेट डाल दीजिए आपका, मान लीजिए मैं आज 30/5 का डाल रहा हूँ,
हालांकि है नहीं। फ़ोन नंबर उनसे जो भी लिया होगा, उन्होंने ऊपर स्टार्टिंग में आपको फ़ोन नंबर दिया था, तो फ़ोन नंबर जो है आप मेंशन कर सकते हैं। नहीं दिया है तो भी आप अपनी मर्ज़ी से फ़ोन नंबर अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैं डाल देता हूँ 8469022568 पे, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। इसके बाद में मैसेज क्या था, तो मैसेज जो था वो ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ एम्प्टी शुगर बैग स्टिल पेंडिंग था उसका। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैसेज क्या है, ये देखिए यहाँ पर, could I take the message if you don't mind? So thanking, it is in connection with the supply of 20,000 empty sugar bags already ordered last month. I want to know the status of order. यानी कि उसने 20,000 बैग्स जो शुगर के ऑर्डर किए थे उसका स्टेटस जानने का जो है उसका प्रयास था, वो डिलीवर नहीं हुए हैं, तो है ना। तो ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ एम्प्टी शुगर बैग्स स्टिल पेंडिंग लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ शुगर बैग्स एम्प्टी शुगर बैग्स, ठीक है, स्टिल पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग। इस तरह से मैसेज हो गया। और क्या चाहते हैं, दूसरा चीज़ हम बता, वांट्स टू नो द स्टेटस ऑफ द सप्लाई, ठीक है। तो वांट्स टू नो द स्टेटस ऑफ सप्लाई, तो इस तरह से आपका मैसेज कलेक्ट कर लिया। और एक और चीज़ है, तो मिस्टर धवन वांट्स टू कॉन्टेक्ट मिस्टर सिंह, ये मैसेज लिख लिया। आपको याद रहेगा ना, जब आएगा कोई भी आदमी जिसके लिए मैसेज है, तो उसको बताओगे ना कि ऑर्डर के लिए पूछ रहे थे और वो चाहते थे कि अभी स्टेटस क्या है, और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते थे। तो ये बंदा क्या है, धवन को कांटेक्ट कर लेगा मिस्टर सिंह, या मिस्टर सिंह को डायरेक्टली मिल सकता है जाके। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैसेज में इस तरह से डाल देते हैं। आपको आसान लगेगा, पेपर जब आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ टेकन बाई किसने मैसेज लिया है, यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा, टेकन बाई किससे, रिसेप्शनिस्ट है। यहाँ पे हमारा रिसेप्शनिस्ट का जो है नाम लिख देते हैं। अगर नाम लिखना चाहें तो डायरेक्ट रिसेप्शनिस्ट लिख देंगे, नाम नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। उसके अलावा डेट एंड टाइम जो है वो मेंशन कर दीजिए। जैसे वो मैंने 30 तारीख का लिखा है तो 30/5/2022, और वही टाइम जो है मैंने 12 बजे का लिखा था तो 12 बजे के आसपास पीएम लिखा है तो पीएम, एम लिखा है तो एम, जो भी है इस तरह से आपको लिख देना है। एक भी नंबर इसमें नहीं कटता है, सबसे खास बात, अगर आपने इसको सही से लिखा है तो। और अपनी मर्जी से लिखना है, बिल्कुल अपनी सावधानी से। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको ऊपर यहाँ पे बताई जा रही है इसी में से छांट छांट के लिखो, बस केवल आपने इसमें से वो चीज़ लिखनी है कि वो किस लिए फ़ोन किया या क्या इंक्वायरी थी, इस तरह का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 18 नंबर, व्हाट आर द 4 स्टेप्स दैट ए रिसेप्शनिस्ट हैज़ टू गो थ्रू थ्रू ऑन रिसेप्शन, सॉरी, ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कॉल। तो जो है एक कॉल को जब उठाती है एक रिसेप्शनिस्ट, तो उसके अंदर जो है कौन कौन से जो 4 स्टेप्स हैं वो होने चाहिए। तो सबसे पहले 4 स्टेप में सबसे पहला वो क्या करेगी, ग्रीट करेगी। ग्रीट मतलब होता है कि ग्रीटिंग्स देगी, यानी कि अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी होगा वो ग्रीट्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पहला स्टेप ग्रीट्स होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम लिख देंगे। इसके बाद दूसरा क्या है, अपना जो है दूसरे नंबर पे वो डिस्क्लोज करेंगे अपनी आइडेंटिटी को, डिस्क्लोज सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है। एंड ऑफर ऑफर हेल्प। ध्यान देना, पहले तो ग्रीट्स हो जाएगा, जो भी अभिवादन करना है वो हो जाएगा। उसके बाद जैसे ग्रीट्स कर देंगे उसके बाद में क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि अपनी आइडेंटिटी के बारे में उनको बताएंगे कि मैं ये बोल रहे हैं, और ऑफर करेंगे कि उनको क्या मदद चाहिए। अब आ गया समझ में। उसके बाद थर्ड स्टेप जो हो सकता है हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है इंक्वायरी अबाउट द कॉलर्स आइडेंटिटी। अपना तो हमने डिस्क्लोज कर दिया पहले, उसके बाद में हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी अबाउट द कॉलर्स आइडेंटिटी, ठीक है। एंड टेलीफोन नंबर ऑल्सो, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, एंड टेलीफोन, क्योंकि आइडेंटिटी तो लिख ली, मान लो उसको इंस्टेंट, उसने तो अपना नाम बता दिया, उसने बता दिया मैं इस शहर से बोल रहा हूँ, लेकिन अब उससे कांटेक्ट करना है तो सबसे ईजीएस्ट वे है टेलीफोन नंबर। तो टेलीफोन नंबर जरूर होना चाहिए, लेना है, आईडी भी लेनी है, और वो लिख लेना, हमको नोट कर लेना। और चौथी क्वालिटी क्या हो सकती है, आस्क करना है कि वो क्या मैसेज चाहते हैं, तो आस्क फॉर द मैसेज और टू द पर्सन हु वांट्स टू कनेक्ट विद, है ना। आस्क फॉर मैसेज एंड द पर्सन टू बी, यहाँ पे सीधा लिख दे, पर्सन टू बी कनेक्टेड, ठीक है। अगर इफ़ ही इज़ नॉट अवेलेबल, इफ़ ही इज़ नॉट अवेलेबल, क्या हो जाएगा, अवेलेबल,
तो टेक द मैसेज, नॉट अवेलेबल, देन टेक टेक द मैसेज। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको बता देना है। तो 4 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग रजिस्टर फॉर कॉलर्स। तो कॉलर्स का जो रजिस्टर जो है मेंटेन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में कि किस लिए मेंटेन किया जाता है। तो सिंपल सा सिंपल है कि इसमें पर्सनल जो है आइडेंटिटीज़ रखी जाती हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। 19 नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें उसका जो है पर्सनल आइडेंटिटीज़ रखी जाती है। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, पहले तो ये लिखेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फिर लिखेंगे हम इसकी पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटीज़। और पर्सनल आइडेंटिटीज़ में क्या क्या हो सकती है, क्योंकि आपको 2 नंबर लेना है तो 2-3 चीज़ें बतानी होगी। उसमें क्या हो सकता है, आपका नेम हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं, नेशनलिटी वगैरह पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से, बाहर से बोल रहे हैं या यहाँ से बोल रहे हैं, इंडियन हो। ठीक है, अगर फॉरनर है तो पासपोर्ट नंबर ले लेंगे। ठीक है, और फिर उसका एड्रेस भी ले लेंगे, किससे मिलना चाहते थे ये पता कर लेंगे। तो होम टू मीट, होम टू मीट। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, पर्पस भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेलीफोन नंबर ले सकते हैं। आप समझ गए होगे, आप कहीं भी जाते हो यार, आप खुद गए होगे कुछ स्कूल में जाते हो कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपके सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। बस वो समझ लो कि वही चीज़ आपको यहाँ पे भी बतानी है कि अगर कल के दिन आपसे कांटेक्ट करा जाए तो आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे से रहना जाए, हमारे रजिस्टर में मौजूद हो, ताकि आपसे कॉन्टैक्ट करने में हमारी कोई समस्या ना हो और आप तक आसानी से पहुँचा जा सके। समझ गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर नीडेड इन द रजिस्टर फॉर कॉलर्स फॉर फर्दर रेफरेंस ऑफ द विजिटर। अब सीधी सीधी बात पूछिए कि दो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी जो आप एक रजिस्टर में जो है कॉलर की लिखोगे, जो कि आप फ्यूचर में यूज़ करना चाहो। तो सिंपल सा है, सबसे पहला मैं तो कहूँगा कि भैया उसका फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर लिख दूंगा। उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ उसका एड्रेस। तो ये 2 चीज़ें मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, तो मैं यही लिखूँगा। ठीक है, बाकी आप और भी लिख सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताया कि जैसे कि वो नेशनलिटी क्या है, नेम कहाँ है, कहाँ से आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो आप जो है फ़ोन नंबर ले लो। ठीक है, और फिर दूसरा एड्रेस ले लो, तीसरा आप ईमेल एड्रेस ले लो। ठीक है, ये भी है, ईमेल से भी कांटेक्ट आसानी से किया जा सकता है। तो ये चीज़ें मेन जो हैं एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रूप में, जो आप पीस ऑफ, अगर आपसे बोले कि केवल 2 ही चीज़ें नोट करनी है तो इनमें से आप तीनों में से कोई भी 2 चीज़ नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाउ विल यू रिपीट द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर टू द कॉलर, इंडिकेट पॉज बाय यूजिंग ए स्टॉक बिफोर एवरी पॉज। तो आप जैसे मतलब किसी को बताओगे, किसी को नंबर बताना हो तो कैसे करोगे, तो मैं बोलूँगा 34, फिर ऑब्लिक लगा दूंगा, उसके बाद में 40, फिर ऑब्लिक लगा दूंगा, फिर बोल दूंगा 10। तो इस तरह से हम जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम वापस नीचे वाले नंबर को देखें तो मैं यहाँ लिखूंगा 98, उसके बाद कॉलर को बताऊंगा 10, उसके बाद में 33 या फिर बोलूँगा 33, उसके बाद फिर बताऊंगा उसको 76, उसके बाद में बताऊंगा 09। तो इस तरह से जो है हम अपना फ़ोन नंबर 2 डिजिट में बताया जाता है, यही एक सीक्वेंस होता है, इसको आप फॉलो करें। इसके अलावा तो आप यार दोस्तों में तो एक बार 5 नंबर या 8 नंबर 10 नंबर भी बोल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगला जो अंतिम क्वेश्चन है इस आपका सेक्शन ए की, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स टू फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ ऑक्यूपेंट ऑफ ए होटल। तो एक होटल का ऑक्यूपेंट है, उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आई वॉन्ट टू टॉक योर मैनेजर। सबसे पहला, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो आप सबसे पहले उसको वेलकम करोगे, जैसा हमने बताया कि यू आर वेलकम सर, ग्रीट दोगे। ठीक है, और आप अगर वो अवेलेबल है तो डायरेक्ट फ़ोन ट्रांसफर करोगे, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चनों का भंडार है, तो आप देख रहे हो अवेलेबल नहीं होने वाले, इसका मतलब तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट, सॉरी सर ही इज़ नॉट इन, या फिर ही इज़ नॉट हेयर। ठीक है, तो ये तो वेलकम कर दिया आपने, यहाँ पे वेलकम भी बता दिया, आपने लिखा वेलकम, और सॉरी सर है, ही ही इज़ नॉट हेयर, नॉट हेयर लिख सकते हो या इन लिख सकते हो, अभी तक नहीं आए हैं या अभी यहाँ नहीं है, दोनों में से एक चीज़ है ना। इन लिखोगे तो आए नहीं है, हेयर लिखोगे तो अभी यहाँ है नहीं। अच्छा, वाई हैव यू नॉट सेंट माई ब्रेकफास्ट टू माई रूम। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि इसने, जो होटल में रुका हुआ आदमी है, बोल रहा है कि आपने मेरा जो है नाश्ता अभी तक मेरे रूम में क्यों नहीं भेजा। तो आप सीधा सीधा, आप पहले, सबसे पहले आप अप्रोलाइज करोगे, सॉरी बोलोगे, तो आई एम सॉरी। ठीक है, आप आई एम सॉरी लिखोगे पूरा, आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी सर, मैडम जो भी फ़ोन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आई विल अरेंज इट नाउ, आई विल अरेंज इट नाउ, इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा उसका आंसर। वैन विल यू गेट माई टीवी सेट रिपेयर्ड। अब वो आया होगा तो उसका टीवी नहीं चल रहा होगा, इन्होंने कह दिया होगा कि भैया टीवी अभी बनवा देते हैं।
तो यहाँ पर जो है आप उसको खुश करना है। तो व्हेन विल यू गेट माई टीवी सेट रिपेयर, डोंट यू थिंक यू हैव डिलेड इट टू लॉन्ग, तुम नहीं लगता है तुमने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। तो यहाँ पे जो है आंसर आप क्या लिख दोगे, आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड द मैकेनिक। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड द टीवी मैकेनिक। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। आगे देखिए इसमें क्या पूछा है, और भी आप चाहें तो इसमें अगर इसने ऑप्शन दिया है सी और डी तो आपको भर देना चाहिए। और यहाँ पे फिर आप क्या लिख दोगे, तो आई एम एग्रीड, अब क्या, आई डोंट यू थिंक यू हैव डिलेड टू लॉन्ग। अब इसका भी एड्रेस आपको, आपने पहले वाले का तो आंसर दे दिया कि आपने इन्फॉर्म कर दिया। अब ये दूसरा वाला जो पूछा है पार्ट, इसका भी आपको आंसर देना है, तो आई एम एग्रीड बोल दोगे। ठीक है, मैं मतलब आई एग्रीड लिख सकते हो सीधे, आई एग्रीड, आप सहमत हैं कि आपने लेट कर दिया है। ठीक है, और फिर क्या कहा, आई एम सॉरी इंडीड, पर मुझे इसके लिए भी माफ़ करें, आई एम सॉरी इंडीड। हो गया। अब इसका चौथा है, वाई हैवंट यू गोट माई बिल रेडी एट। अब ये बोल रहा है कि तुमने मेरा बिल अभी क्यों नहीं रेडी किया। तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ डन सर, इट इज़ डन सर, आराम से। ठीक है, और आप और भी इसको बढ़ाना चाहें तो द बॉय इज़ ऑन हिज वे टू यूअर रूम। अब इसके बाद में है आपका पांचवा, देयर इज़ नो हॉट वाटर इन द टैप्स, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब ये बोल रहा है कि गर्म पानी नहीं है बाथरूम में, ये उल्टा काम कर रहा है सारा, खाना पहले खा लिया, बाहर नहाने जा रहा है। व्हाट शुड आई डू नाउ, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट तो उसको भैया बनाना होगा, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो आपको यही तो क्वेश्चन इसमें बताना है कि आपको करना क्या है। आप लिखोगे सीधा सीधा, आई एम सॉरी। ठीक है, तो आप लिख दोगे, या फिर आप अगर वैन यहाँ पर जो आपका वाई हैवंट यू गॉट माई बिल रेडी, तो आप ये भी लिख सकते हो, सॉरी कंप्यूटर इज़ नॉट फंक्शनिंग, इट विल और इट माइट बी टेक सम टाइम। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो, या टेक 2 मिनट्स। तो यहाँ पर आप दूसरे भी अपनी मर्जी से लिखना है, ऐसा नहीं कि रटो जो मैं बोल रहा हूँ, अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, देयर इज़ नो हॉट वाटर इन द टैप। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो आप सीधा से लिख दोगे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। और फिर क्या है, वॉट सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई जस्ट सेंड टू चेक इन जस्ट 1 मिनट, इतना लिख दोगे, काम खत्म। तो ज़्यादा आपको वो नहीं करना। और यहाँ पे व्हाट शुड आई डू नाउ, तो यहाँ पे जस्ट वेट, प्लम्बर इज़ कमिंग, इस तरह से लिख सकते हो, द वेटर इज़ कमिंग, द बॉय इज़ कमिंग। तो इस तरह से आप आंसर्स को लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है आप किस तरह से जाना चाहते हैं। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है इसका, अगर आप पहला पार्ट नहीं कर पाते हैं तो आप ऑफिस यूज़, अभी रिसेप्शनिस्ट का था, अभी ऑफिस यूज़ है, इसको इसको कर सकते हो आप। तो आपकी मर्जी है कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, राइट एन ईमेल टू द होटल लेक व्यू उदयपुर टू कैंसिल यूर रूम बुकिंग फॉर 26 दिसंबर। तो आपको क्या लिखना है, एक ईमेल मैसेज लिखना है कि आपको अपनी क्या करना है, आपको कैंसिल आउट करना है टिकट को। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। चलिए मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आप सीधा सीधा 17 क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख देंगे हम, कैंसिल बुकिंग फॉर 26 दिसंबर, रवि खन्ना है तो रवि खन्ना लिख दो, जितेंद्र है तो जितेंद्र लिख दो, जो भी आपको नाम दे वो दे दो। आपको क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछा गया, 1 मार्क्स में केवल एक लाइन ही लिखनी होती है, मैसेज देना है आपको। यहाँ पे सीधा सीधा लिखोगे, क्या लिखोगे, कैंसिल, क्या लिख देते, कैंसिल बुकिंग फॉर 26 दिसंबर, पूरा लिखोगे। ठीक है, और फिर लिख दोगे रवि या फिर जितेंद्र, जो भी आपका नाम अपना यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ दिया होता तो आप उस नाम को यूज़ करते। बस इतना ही लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा एंट्रीज वगैरह करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो इसको ईमेल की तरह लिख सकते हैं लंबा, जैसे आप मेल लिखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें, कोई व्हाट डू द फॉलोइंग सिग्नल्स सेंड बाय ए स्पीकर मीन, यानी कि कोई स्पीकर है उसने जो है कुछ सिग्नल्स भेजे हैं। शैल वी गेट स्टार्टेड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शैल वी गेट स्टार्टेड, तो वी शुड स्टार्ट डिस्कशन विदाउट एनी डिले। ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं, शैल वी स्टार्टेड, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी शुड बी, यहाँ लिख सकते हैं, वी शुड स्टार्ट द डिस्कशन विदाउट
डिले, इस तरह से लिख सकते हैं। और भी हम लिख सकते हैं विदाउट एनी डिले लिख सकते हैं, विदाउट, यहाँ पे आप एनी लगा दो, एनी भी लिख सकते हैं, विदाउट एनी डिले। अच्छा, इसके बाद में डोंट यू थिंक वी शुड कॉल इट ए डे, तो आपके लिए लेट्स फिनिश आवर डिस्कशन, हम क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं सीधा सा लेट्स फिनिश आवर डिस्कशन। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद 19वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें तो इसमें क्या पूछा है देखिए, रीड द गिवन मेमो एंड फाइंड आउट व्हाट इज मिसिंग इन इट, तो फ्रॉम द एमडी और टू इंचार्ज सिक्योरिटी, तो इसमें क्या मिसिंग है आप आसानी से समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अगर बताया था तो कोई चीज़ आपको याद होगी। यहाँ पे देखिए, फ्रॉम किसने भेजा ये समझ में आ गया, किसको भेजा ये समझ में आ गया, लेकिन किस डेट को भेजा ये समझ में नहीं आया। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन तो डेट मिसिंग है सबसे पहले, जो कि हम फ्रॉम के बाद में, फ्रॉम में मैंने ऊपर लेटर में बताया था कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद जैसे ही एड्रेस खत्म हो जाएगा, मान लीजिए आप जयपुर से हैं, आपने सारा एड्रेस लिखा, मकान नंबर ये करके, और फिर यहाँ पे आपने लिखा डेट, डेट के बाद में आप टू किसको लिख रहे हैं, उसका एड्रेस एड्रेस लिखा, बाद में क्या लिखते हैं, एक्शन या सब्जेक्ट क्या है भैया, किस लिए है, फ्रॉम तो भेजा, टू भेजा, डेट कौन सा है वो नहीं भेजा, और एक सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट या एक्शन रिक्वायर्ड बोल सकते हैं, एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपसे क्या मिसिंग हो रही है, सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट नहीं बताया आपको, एमडी ने भेजा है, सिक्योरिटी को भेजा, सिक्योरिटी को भेजा तो सिक्योरिटी क्या करेगा, उसका अचार डालेगा जब उसको पता ही नहीं कि करना क्या है, तो क्या भेजा है, मैसेज में मिसिंग क्या है, फाइंड आउट द मिसिंग्स, तो मिसिंग जो है इसमें एक तो डेट है, किस डेट को भेजा सिक्योरिटी को, और दूसरा सब्जेक्ट या एक्शन क्या लेना है, वो किस लिए भेजा गया है वो नहीं पता है, तो यहाँ पर आप दो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, डेट या डेट एंड सब्जेक्ट, या डेट एंड एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, या डेट एंड मैसेज भी बोल सकते हैं आप, डायरेक्ट बोल सकते हैं मैसेज, ये हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इट हैज़ बिन ऑब्जर्व दैट the stores are not logged properly. This results into theft. Strict measures will be taken against अच्छा वोल्टर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें दिया तो है, इसमें दिया है, सॉरी मैंने नीचे नहीं पढ़ा, यहाँ पे एक्शन तो दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो सब्जेक्ट आप जो है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अगला जो है हम इसमें देखिए, स्ट्रिक्ट मेजर्स विल बी टेकन अगेंस्ट वोल्टर्स, स्ट्रिक्ट मेजर्स ले, अब इसमें मेजर्स में क्या लेना है, स्ट्रिक्ट मेजर्स मतलब उसको जेल में बंद कर देना है, पुलिस कंप्लेंट कर देना है, कमरे में बंद कर देना है, रस्सी बांध कर लटका देना है, इसमें स्ट्रिक्ट मेजर्स मतलब क्या, एक्शन क्या लेना है वो नहीं बताया गया है। यहाँ पे एक तो आएगा डेट और दूसरा आएगा एक्शन, ये दो ही चीज़ आएंगी, ये थोड़ा ध्यान रखना, मेरे से मिस्टेक हुई कि मैंने नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ी थी, तो ये आपको ध्यान रखना, इस तरह की लाइन्स को आपको जरूर पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया, यू हैड ऑफर्ड ऑर्डर्ड फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन स्पोर्ट्स आइटम फॉर बॉयज स्कूल विद एम एस भारत स्पोर्ट्स लिमिटेड दिल्ली, दिल्ली की जगह जयपुर, रांची, रायपुर कुछ भी हो सकता है, बट द सप्लायर इज नॉट in a position to supply the goods as per your terms and conditions and has asked for the extension of deadline for supply, जो भी आपने डेट दिया होगा उस समय तक वो जो है इस कंडीशन में नहीं है कि आपको वो सामान सप्लाई कर सकेगा, राइट लेटर टू द सप्लायर इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट मेड यू वांट टू कैंसिल योर ऑर्डर, यानी कि उसने जो आपसे रिक्वेस्ट की है कि एक्सटेंशन करिए डेट को, और आप चाहते हैं कि उसको क्या करें, रिक्वेस्ट को जो है कैंसिल कर दें, यानी कि हम ऑर्डर ही कैंसिल कर दें। तो सबसे पहले देखिए चीज़ आपको लिखनी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, वही चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बताया था। सबसे पहला आपको लिखना है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस में आपका एड्रेस और फिर रिसीवर का एड्रेस, यानी कि आपका यहाँ पे देखें तो आपका ना यू हैड ऑफर्ड दिस, आप बॉयज़ होस्ट स्कूल के, बॉयज़ स्कूल के लिए जो है आप मंगाना चाहते हैं, यहाँ से मंगाना चाहते हैं, तो रिसीवर का एड्रेस हो गया, और आपका एड्रेस क्या, यू आर मैनेजर सेल्स परचेज गोविंद स्पोर्ट्स एम्पोरियम, यहाँ पे जो है आप क्या लिखोगे, सीधा सीधा यहाँ पे गोविंद स्पोर्ट्स एम्पोरियम, ये जो आपका एड्रेस हो जाएगा, आपका नाम नहीं लिखना है, ठीक है, नाम सबसे नीचे लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा गोविंद, या फिर फ्रॉम लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो फ्रॉम, वैसे फ्रॉम की जरूरत नहीं होती क्योंकि सभी को पता है फॉर्मल लेटर में पहले फ्रॉम ही आता है, इसलिए फ्रॉम वाला वर्ड जो है आजकल जो है पिछले 4 सालों से बंद कर दिया गया है, फ्रॉम नहीं लिखा जाता, बाकी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, टीचर नहीं काटेगा नंबर। तो यहाँ पे गोविंद जो है आपका लिखोगे गोविंद स्पोर्ट्स एम्पोरियम, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ गोविंद स्पोर्ट्स एम्पोरियम, ठीक है, इस तरह से आपको मैं पूरा बताता हूँ, इस तरह से लिखा। इसके बाद देखिए आप क्या हो, मैनेजर सेल्स परचेज, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे मैनेजर, या फिर आप डायरेक्ट मैनेजर सेल्स परचेज नीचे लिख देना, गोविंद सेल्स एम्पोरियम, और आपसे फिर ये आपका एड्रेस दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, गोविंद सेल्स एम्पोरियम कहाँ का है नहीं पता, तो यहाँ पर आप जयपुर मेंशन कर देते हैं, जयपुर, या झोटवाड़ा जयपुर, या फिर विकास नगर जयपुर, या प्रताप नगर जयपुर, कुछ भी आप, सीतापुरा जयपुर कर सकते हैं, चौखी ढाणी जयपुर कर सकते हैं, तो जयपुर आप कर दीजिए, और जो भी कोड डालना है जैसे मान लीजिए 30 13 18 डाल दिया, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे जो है आपको किसको लिखना था,
अब आपका एड्रेस लिखने के बाद अब आएगा उसका, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे टू डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो भी चलेगा। अच्छा, टू से पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे आप अपना एड्रेस डालेंगे डेट डालेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट, डेट यहाँ डाला आपने कोई भी, आप मई या मई 2022 डाल, डेट के बाद में अब टू डालना है, और डालना है तो ठीक है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, तो टू नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और फिर डालोगे आप MS भरत स्पोर्ट्स लिमिटेड, यहाँ पे लिखा है दिल्ली, तो दिल्ली के बाद में ये कौन है जो यहाँ पर है, नाम नहीं बताया, इसको लिखना है। आप सीधा सीधा MS भरत स्पोर्ट दिल्ली लिख सकते हो, पिन कोड नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से 10 10 27 या 17 डाल दिया। और फिर आपको अब जो है सब्जेक्ट लिखना है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार डेट डाल दिया और डेट डाल दिया, डेट आपको बार बार नहीं डालना, ठीक है। तो डेट डाल दिया मई 2022 जो भी है, और फिर से आपको सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट लिख देना है किस के लिए है, तो आप जो है सप्लाईज रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट मेड यू वांट टू कैंसिल योर ऑर्डर, तो यहाँ पे कैंसिलिंग द ऑर्डर, ठीक है, इन द ऑर्डर, बस इतना लिख करके फिर आप लेटर लिखोगे डियर सर या रिस्पेक्टेड सर या मैनेजर जो भी है, और फिर उसके बाद में आप लिखते लिखते नीचे जाओगे और यूअर्स ट्रूली करके मैनेजर जो भी है आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मैनेजर सेल्स परचेज, मैनेजर लास्ट में यूअर्स ट्रूली मैनेजर सेल्स परचेज राजीव, या कुछ भी आप नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। 21 नंबर है आपका अंतिम क्वेश्चन, काफ़ी लंबा पेपर हो गया, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होता है इसमें, डिटेल में समझाने में समय लग जाता है। यू वर अपॉइंटेड बाय द MD ऑफ यूर कंपनी राघव लेदर शूज़, कोई कंपनी है राघव लेदर शूज़, उसका जो MD है वो आपको अपॉइंट करता है लुधियाना टू सर्वे एंड रिपोर्ट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू शोरूम ऑफ यूर लेडीज लेदर शूज़ इन सोनीपत। राइट ए रिपोर्ट एड्रेस टू द MD ऑफ यूर कंपनी अबाउट your findings. You feel it will not be able to start a showroom. Write the details of your survey and reasons for the conclusion you have drawn. You are RK Kapoor GM Sales. तो GM Sales के जो RK कपूर हैं आप, आपके द्वारा MD के द्वारा जो है आपको अपॉइंट किया गया है और आपसे एक रिपोर्ट मांगी गई है कि वो जो है एक सोनीपत में लेडीज़ लेदर शूज़ के लिए जो है एक शोरूम, या फिर जो भी आप कह सकते हो, यहाँ पे शोरूम लिखा है तो शोरूम मान के चलिए खोलना चाहते हैं, और आपको एक रिपोर्ट जो है एड्रेस करके बतानी है कि क्या MD को वहाँ कंपनी जो है खोलनी चाहिए, उस फाइंडिंग्स को आपको बताना है, और नहीं खोलनी चाहिए तो क्या रीज़न होगा, स्टेटस और ऑब्जर्वेशन जो है आपको बताना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ सिंपली, तो फॉर्मेट जो कि मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको आपको समझाने के लिए, क्योंकि फिर आपको समझ में आ पाएगा आसानी से। अब देखिए, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, तो सबसे पहले आपका जो है सेंडर्स जो एड्रेस है, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, और फिर आपका नीचे जो है रिसीवर्स है, ये तो हो गया आपका जो भेज रहा है और रिसीव करने वाला, और इसके बीच में जो है डेट जरूर आएगी, डेट का आपको मेंशन करना है, ये हो गया। उसके बाद में है आपको सब्जेक्ट लिख देना है अपना, इस सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट के बाद में आपका कंटेंट क्या क्या होगा, तो कंटेंट में आपको बता देना है, एक तो स्टेटस बता देना है, अभी यहाँ का क्या स्टेटस है। उसके बाद में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने क्या वहाँ फील किया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ है, और क्या एक्शन रिक्वायर्ड है, एक्शंस आपको बता देने हैं। उसके बाद में आप चाहें तो कंक्लूजन जो है आप लिख सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी समझदारी के ऊपर आप क्या लिखेंगे, और लास्ट में अपना जो है नाम लिख के साइन कर देंगे, दैट्स इट, बात खत्म। तो लेटर ही लिखना है इस तरह से इसमें भी, और आपके ऊपर डिपेंड है कि इस लेटर को कितना भावुक, अच्छा और समझदार पूर्वक बता सकते हैं। खुद एक बार ट्राई करिए, इसको लिख करके रफली आइडिया कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए हैं मैंने आपके एग्जाम की दृष्टि से, इनको तैयार करिए और अदर सब्जेक्ट्स के लिए कमेंट कर दीजिए, उनको भी हम सॉल्व करा देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।